अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। आपका हमारा साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और रोज़ाना हम हाजिर होते हैं टॉप स्टोरीज़ के साथ, अच्छी बातों के साथ। तो हम देख रहे हैं कि साल जो है वो अपने अख्ताम के करीब है और जब भी नया साल शुरू होता है तो हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे मोटिव्स प्लान करते हैं कि आगे आने वाले साल में हम ये करेंगे, इरादे करते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि जब हम उम्मीद रखते हैं, जब हम गोल सेट करते हैं तो उस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ये जो आखिर के कुछ दिन हैं इसमें अपने आप को बैठकर अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूर कीजिए अपने दिनों के आखिर में कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। आगे आने वाले साल में कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर कर सकते हैं, अपनी ज़ात के अंदर कौन से ऐसे बेटर चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं जिन्हें हमें लाना चाहिए, जिनको हम लाकर अपनी ज़िंदगियों को या जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे मेजर्स हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें। मी टाइम आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप स्क्रीन से दूर रहें, अपने आप को वक्त दें और उस वक्त में एवेल्यूएट कीजिए कि अपना एहतसाब कीजिए कि हमने क्या गलत किया इन सालों में, कौन से ऐसे काम थे जो हो जाने चाहिए थे, जो रह गए, उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें। ये अपना मोटिव ज़रूर प्लान करें। आगे बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो निगरां वज़ीर आला हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेजर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पर शहर के हवाले से भी। तो कल भी हमने खबर देखी थी कि एक इजलास हुआ था जिसमें ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात हुई थी, केडीए बिल्डिंग के हवाले से बात हुई थी। उसके अलावा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी डिस्कशन हुआ था। तो अब यहाँ पर देखा है कि जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो चाइल्ड लेबर है उसके यूज़ होने का इंकशाफ हुआ है, तो उस पर उन्होंने नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि कवानीन के खिलाफ वर्जी हो रही है, इस हवाले से एक्शन लिया गया। तो इस हवाले से आपको बताएंगे। उसके अलावा जो कराची को पानी की फराहमी है, K4 मनसूबे के जो ठेके हैं उनमें संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ। हमने ये भी देखा था कि जो उसका बजट है उसको इंक्रीज़ करने की बातें हो रही थी। K4 मनसूबा 2024 तक इख्तिताम पजीर होना था, लेकिन अभी भी उसमें जो है वो तवारत का शिकार हो रहा है वो मनसूबा, और उसमें जो है वो अरबों रुपए की करप्शन का जो है वो ख़बरें सामने आ रही हैं। तो जो बेकायदगियाँ हैं उसके इंकशाफ पर निगरान सिंध हुकूमत ने जो है वो ठेके का अमल मनसूख भी कर दिया है। पुलिस फायरिंग का भी एक केस आया लांडी थाने में, जहां पर इत्तेफाकिया गोली चलने से एक अहलकार जाँ बहक हो गया और एसएसपी कोरंगी के मुताबिक ये जो दोनों अहलकार हैं वो ट्रैफिक के गनमैन, डीएसपी के ट्रैफिक के गनमैन हैं और थाने के ऊपर बैरक्स में ही रिहाइश पजीर थे। जब गोली चली तो वहाँ पर उनको गोली लगी और वो अहलकार जाँ बहक हो गया। उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि शहर का एक बहुत बड़ा मसला में नज़र आ रहा है, वो है गदागरी। शहर के किसी सिग्नल पर आप चले जाएं, किसी मॉल में आप चले जाएं, किसी भी आप जगह पर चले जाएं, आपको हर जगह पर जो है ना वो एक गदागर ज़रूर नज़र आएंगे। आप गाड़ी पार्क करने से पहले, आप घर रक्शे से उतरने से पहले आप देखें तो दो लोग आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं हाथ फैलाकर। इसी तरह जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर भी जो है वो गदागरों की बड़ी तादाद मौजूद है और वो मुसाफिरों को जो है ना शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप उतरते नहीं हैं वहाँ पर, जो आपको जाने के एक अलग चीज़ें करनी होती हैं, देख रहे होते हैं लोग, तो वो आके पैसे मांगते रहते हैं। लेकिन इनके खिलाफ क्रैकडाउन भी होता है, हटाया भी जाता है इन लोगों को, लेकिन ये फिर आ जाती हैं बड़ी तादाद में। तो ये माफिया है पूरा जो हमारे शहर पे इस वक्त छाया हुआ है। तो इस पर भी बात करेंगे कि इसको डिस्करेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए, इस पर भी बात होगी। उसके अलावा कराची में जो है वो अद्वियात का तो बहरान था ही, अद्वियात महंगी भी थी। हमने देखा कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में भी हमने ये खबर चलाई थी कि अद्वियात का फौकदान है, और दूसरी तरफ ये कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो ख़राब हैं। तो सेहत की सहूलियात वैसे ही अबतर हैं, ऐसे में जो जाली अद्वियात मार्केट में आ जाती हैं तो उससे और ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। और ये जाली अद्वियात आ कैसे जाती हैं, ये रॉ मटेरियल क्या जो है वो किस तरह का इस्तेमाल हो रहा होता है, लोग दवाएँ खा रहे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो इसके ख़िलाफ़ भी जो है वो हमने देखा कि ख़बरें तो चलती हैं लेकिन एक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे होते। उसके अलावा कराची में एक और रिपोर्ट है कि 2023 में भी सफाकियत तो जारी रही। शहर से ज़िंदा और मुर्दा जो 9 मौलूद बच्चे हैं उनके खोने का सिलसिला जो है वो जारी रहा और तकरीबन 2023 में मुख्तलिफ़ मकामात से 41 नौ मौलूद बच्चों की लाशें मिली, 10 बच्चे ज़िंदा मिले। मिलने वाले 9 मौलूद बच्चों की लाशों में जो थी वो 10 बच्चियाँ थीं और 31 जो है वो लड़के शामिल थे। तो ये छिपा जिनकी तरफ से जो है ना वो रिपोर्ट आई है सामने हमारे, इन पर भी बात करेंगे। वेलकम करते हैं अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ट्रे जो है यहाँ पर ये आर्टिफिशियल चीज़ें पड़ी हुई हैं, कितना ही अच्छा होता है। यहाँ पीनट्स, नट्स, अखरोट पड़े होते हैं। इतनी छुट्टियाँ मना कर आए, क्या फ़ायदा हुआ अशरफ साहब? ये तो पुराने दिन हो गए, 2 दिन से तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, छुट्टियाँ तो खत्म नट्स कभी पुराने होते हैं, साल साल पड़े रहते हैं। अब नहीं आइएगा खाली, आप यहाँ पर रखा देख रहे हैं, नाजरीन गवाह हैं।
नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, झूठ बोलेंगे ना तो गवाह हो जाएंगे लोग, यहाँ पे करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो अरशद साहब, हम ये देख रहे हैं कि कराची के अंदर यकीनन बहुत सारे मसले मसाइल तो हैं, लेकिन ये बच्चों के ना मिलने का जो सिलसिला है ये बड़ा संगीन होता है कि नौमौलूद बच्चे अस्पतालों से गायब हो जाते हैं, सड़कों से बच्चों के अगवा होने का सिलसिला जारी है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वाकई इंतहाई संगीन है, और बच्चों की लाशें जो है वो कचरा कुंडियों में फेंक के चले जाते हैं लोग, बच्चों को ऐसे ही छोड़ जाते हैं। भाई ये सिक्योरिटी के ऊपर आता है, जैसे आपने कहा गदागीर हर जगह जो है भीख मांगने वाले नज़र आ रहे हैं, उसी तरीके से ये पूरा एक ग्रोह है। अस्पताल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पे ज़्यादातर अगर आप नोट करें तो ये जो सरकारी अस्पताल में होता है ये वहाँ पे होता है जहाँ से बच्चे उठा के ले, क्योंकि ये बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं जा सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल होते हैं जिसका अगर डाटा भी निकालें, उनकी जांच भी करें, जाके इसकी तहकीकात करें, तो वहाँ पे क्या होता है, इतना रश होता है। आप भी अगर, मैं जैसे अभी सिविल गया था और वहाँ जाके कोई एडमिट हुआ था, उनको जाके देखा तो जगह जगह लोग वहाँ पे नीचे लेटे हुए, क्योंकि जगह ही नहीं है, इतने ज़्यादातर लोग आए हुए हैं। अब उसमें जो है कौन क्या, आप परेशान हैं, वो पीछे से आते हैं, वो मेरा बच्चा है, आप कैसे पहचानेंगे कि एक औरत उठा के लेके जा रही है? आप यही समझेंगे वो औरत उसका बच्चा है। अब इसमें ये होता है कि सिक्योरिटी की जो सर्विलेंस टीम होती है, जैसे कि CCTV लगे हुए होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो उन लोग को भी घेर लेते हैं, पूरी टीम आती है। अगर आप अमूमी तौर पे जाके देखें, अब बासी भी जाने का हुआ होगा या सिविल या जिना में जाएं, तो वो जो आते हैं वो आके पहले अगर कोई भी एक्शन कर रहे होते हैं तो उससे पहले सिक्योरिटी गार्ड को 2-3 लोग जाके घेर लेते हैं, बातों में लगाते हैं, पीछे से वो अपना काम करके चले जाते हैं। तो इसके लिए होता है कि वहाँ पे जो नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, वो सब, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद सिक्योरिटी जिस अस्पताल में हुआ उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा ही उल्टा है। आप जाके अगर शिकायत करेंगे वो कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, उल्टा आपके साथ जो है। अभी रिसेंटली हुआ है, हमारा जो प्रेस क्लब के हैं बहुत सीनियर मेंबर, वो यहाँ पे सरकारी अस्पताल में गए, वहाँ पे ये हुआ कि अटेंड नहीं करे तो उन्होंने बोला, तो उनके साथ फिर बदतमीजी शुरू हो गई। प्रेस क्लब से भी हमारा जो है बहुत स्टैंड आया था उसके ऊपर। तो मतलब आप अगर कोई बंदा बीमार है और उसको अगर नहीं देख रहे हैं तो आप रिस्पांस तो देंगे। अब ये जो सिचुएशन है, जो रिपोर्ट पूरी दी है, सिर्फ ये एक इदारे की दी है जो छिपा की। अगर हम देखें ईदी को देखें, बाकी और भी हैं, सैलानी भी है, इन सब अगर सबकी अगर रिपोर्ट देखें तो आदमी हैरान हो जाएगा। सिर्फ तो ये तो अभी तो सिर्फ 41 बच्चों से ज़्यादा कहीं और फिगर्स पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब इसमें यह है कि लोग परेशानी होते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, मैं तो हैरान ये होता हूँ कि रास्ते में यहाँ से अगर हम ऑफिस से जाते हैं शाम के टाइम, तो आप देखें वो बच्चों को लेके खड़े हुए होते हैं। बच्चा ऐसे होता है कि पता नहीं क्या, 2-3 दफ़ा रुक के पूछा, वो वहीं पे आसपास इलाके में जैसे गुलशन या स्टेडियम के पास इधर वो लेके घूम रहे होते हैं। अब क्या भाई रोक के पूछो कहाँ, कि अस्पताल लेके जा रहे हैं। वो भाई अस्पताल तो रोड की तरफ है, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? अब वो बच्चे को कुछ ना कुछ, अल्लाह माफ़ करे, क्या खिलाया हुआ है, क्या नशे की चीज़ दी हुई है, वो बच्चा ऐसे होता है कि बिल्कुल ही जैसे मरने वाला हो, अधमरी हालत में। आज ये मसला ये है ना कि वाकई इतनी बड़ी तादाद में गदागर हो गए। आज हमारे पास स्टोरी भी है कि रेलवे स्टेशंस पे भी आपको देखें, बल्कि रेलवे स्टेशन क्या, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट पे अगर जाने की जिनको इजाज़त मिल जाए ना तो ये वहाँ पर भी खड़े हुए आपको नजर आए। तो इस कदर तादाद में हैं, रेलवे स्टेशन हो गए, बस अड्डे हो गए, आपके शॉपिंग मॉल्स हो गए, आप जहाँ पर भी देखें अशरफ साहब आपको ये गदागरों की बड़ी तादाद नजर आती है। आप सही कह रही हैं बिल्कुल। अभी जब मैं आया तो ट्रेन में आ रहे थे, तो आप यकीन करें, मतलब ट्रेन में अंदर बैठे हुए अंदर आ गए, अंदर मांगने के लिए, मतलब जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे एसी पार्लर, एसी में अंदर बैठे हुए अंदर आ गए मांगने। अब एग्जाम्पल हम लोग हैं, बच्चे आगे पीछे, मैं कुछ लेने गया हूँ या कुछ, वो अंदर आके कुछ निकाल के मोबाइल ले जाएं या कुछ हो जाए। मतलब ये अब हैरान होते हैं, मतलब हर कोई परेशान हो रहा है। इवन कि कल एक खबर आई थी कि जो शादी हॉल से एक बच्चे ने जो है मोबाइल फ़ोन, वो बच्चे को तो अब वो खेल रहा है सबके मोबाइल उठाते उठाते फिर पकड़ लिया उसको, फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया। अजीब अजीब मतलब जो सिचुएशन है। सबसे पहली बात वही सिक्योरिटी की और CCTV की, इन सब की। आप कहीं पे भी जाएं, जाके देखें तो यहाँ पे मेन ये है कि इतनी बड़ी गुंजान आबादी वाला शहर हो गया है। देखें मरदमशुमारी जो अभी हुई है, और हम कहते हैं कि 3 करोड़ की आबादी का शहर है, जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी ताजर कहते हैं। और अभी मरदमशुमारी हुई है तो कराची की इन लोगों ने ऑन रिटर्न दिया है 2 करोड़ की आबादी। 7 ज़िला हैं, कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आप सड़क पे निकल जाएं तो ऐसा लगता है कि चलने की जगह नहीं है। अगर हम ऑफिस आ रहे हों तो आपको 10 किलोमीटर का भी जो ट्रैक है आपको 40 से 45 मिनट लगते हैं। तो आप सोचें कितना ट्रैफिक है। मोटरसाइकिलों की तादाद देखें, गाड़ियों की तादाद देखें। मतलब आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में लोग आए तो उसकी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए
कि आप इंटर किए जा रहे हैं तो कुछ भी होता है। आपको पता है कोई गाड़ी दुनिया में अगर इस्तेमाल होती है उसका एक टाइम लिमिट होती है। कोई शहर होता है तो अगले शहर में जाते हैं कि उसको आबाद करो, मगर यहाँ पे क्या होता है आए जाओ। अगर आप देखें रिक्शों की तादाद देखें आप, मतलब लगता है कि पता नहीं पूरे पंजाब से हर जगह से यहाँ आके वो बैठ गए और आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो आपके साथ मोटरसाइकिल पे इन सब पे सब कुछ चल रहा होता है। मतलब एक परेशान हो रहा होता है। मुझे सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन ये लगती है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बैठ जाएं, कहीं बाहर कुछ खाने बैठ जाएं, आप शॉपिंग कर रहे हो, आप तारिक रोड पे अब अक्सर जाने का इत्तेफाक होता है, सबसे ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं वहाँ, तो आप जो है वो अगर आप स्टॉल्स पे खड़े हुए या शॉप पे खड़े हुए आपको कुछ पूछने लग जाए तो सबसे पहले वो आपको आके इरिटेट करते रहेंगे, पिन करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। तो वो इतना जो है ना आप एक को दे देते हैं 10 लोग और आ जाते हैं, एक को नहीं देते वो खड़ा रहेगा, आपका बाजू छेड़ता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा खौफ ही होता है कि जो है ना उनका हाथ छुड़ा के ना ले जाएं, आगे पीछे कोई ना हो जाए। तो मतलब 10 चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन कोई है नहीं कि उनको हटाया जा सके। देखें इनको जो बढ़ते जा रहे हैं हर दिन। कराची चैम्बर में जब एडिशनल आईजी भी आए तो वहाँ पे यही हुआ था कि यहाँ पे वारदातें बाज़ारों में हो रही, ताजिरों ने शिकायत की क्योंकि जब जाते हैं औरतों के झुंड में जो है ये लोग भीख मांगने के लिए आते हैं, उनके पास थैला होता है, वो बताया कि भाई लोग कर रहे होते तो दुकानदारों को भी सामान जैसे कपड़ा हो गया वो निकाल के ले। अब इतने झुंड में इतने सारे 4-5 एक साथ आते हैं तो वो भी शिकायत वहाँ पे हुई थी कराची चैम्बर में। उसके बाद बोला कि भाई बाज़ारों में कुछ करने के लिए कुछ इन लोग को कम तो करें। फिर उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम जो इलाके में मुतल्लिका थानों में बोलेंगे अपने अपने इलाकों में देखें, उनको पकड़ के जो है उनको यहाँ से निकालें। अब वो कहाँ से आए हुए, अगर आप देखें कराची शहर में जहाँ भी पुल हैं उसके नीचे चले जाएँ आपको गदागिरी जो है पूरा एक झुंड बाकायदा झुग्गियाँ बनाई हुई हैं और उन्होंने डेरे डाले हैं शहर में। बताएं शहर में क्या बिल्कुल हर ब्रिज के नीचे इनका घेरा है। वो अब ये किसको हटाना है, ये पुलिस का काम है बेसिकली। और जैसे कि हम देखें आपने और भी इतनी सारी आपने खबरें की हैं, जैसे खंबे तक उठा के ले जा रहे हैं और ये सब, क्योंकि वो जो उनको पेट भरना है और साथ में नशा पूरा करना है, उसके लिए वो पूरे शहर को खोखला कर रहे हैं। वो लोग भी इसी शहर में, फिर ये गदागीर भी इसी शहर में। आप अगर परेशान हो, मैं मतलब कि ज़्यादातर मतलब के गुजरगाह जो है जैसे गुलशन हो गया या फेडरल बे एरिया हो गया या उसके दोस्तों के पास आयशा मंदिर आपने बड़ा नाम सुना होगा, वहाँ हलवा पूरी बहुत मिलती है, बहुत अच्छी। तो वहाँ पे इतना रश होता है कि अगर आप आगे पीछे हुए ना तो आप अगर कोई गलती से मोबाइल भी रख दिया या वो अगर घर वाले भी बैठे हुए, वो मोबाइल कब जाएगा आपको पता है। 10-10 12-12 फ़कीर आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि वो जाके उसको अगर हटाएंगे तभी सहूलत मिले। मतलब इस वक्त अगर आवाम को देखें तो कितनी परेशानी है, वो खुद अपनी परेशानी में उसके बाद गाड़ी पे हो या मोटरसाइकिल पे हो आके वो 2 बच्चे इधर, एक औरत इधर, एक वो सामने वाले उधर, आप किस को देखोगे। और उस बीच में वो अपना काम करके चले जाते हैं। हाँ, ये पूरा ग्रो है जो प्लान करके एक्टिविटीज़ करता है बाहर। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसके खिलाफ जो है ना वो क्रैकडाउन होना चाहिए। कह तो रहे हैं रेलवे स्टेशन पे भी क्रैकडाउन करेगी पुलिस और इनको हटाया जाएगा, लेकिन बात हुई कि वही पथारे और ठेलों की तरह है, 1 मिनट पहले हटाया जाए, थोड़ी देर बाद आप जाकर देखें तो वहीं के वहीं आपको मौजूद नजर आते हैं। अगली खबर, कराची में अद्वियात का बहरान है। जाली दवाएं मार्केट में आ गई हैं और हम देख रहे हैं कि जो आम इस्तेमाल की दवाएं जिनमें जैसे सर दर्द बुखार की दवा है, उसके अलावा कई अद्वियात ऐसी हैं जो जाली मिल रही हैं, इनहेलर्स वगैरह। अब आप ये बताएं कि कितनी, ये कहने को तो बहुत सादा दवाएं हैं लेकिन ये कितनी क्रॉनिक हो जाती हैं कि जो इनहेलर लेते हैं उनको सांस का प्रॉब्लम होता है। एक चीज़ आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो और वो जाली मिले आपको, तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? भाई देखें तो ये तो आप जाके पहले देखेंगे जो होलसेल मार्केट है, उसके बाद जो दुकानें हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना ड्रग स्टोर जो दवाइयों के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे लाइसेंस वाला जो है वो बंदा खड़ा हुआ जिसको दवाइयों का पता होता है। क्योंकि हमारे यहाँ से पाकिस्तान में है कि आप जाके बोलें यार सर में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, दवा दे दो, ये इलीगल है, वो दवा नहीं दे सकता है। ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की ये उसका कानून है। हम जाते हैं वो अब पूरे, जबकि दुनिया भर में ये भी कानून है कि फार्मेसी के ऊपर फार्मासिस्ट का मौजूद होना जरूरी है। आप यहाँ पर बता दें कितनी फार्मेसियाँ चल रही हैं और कितने जो है फार्मासिस्ट अवेलेबल होते हैं। जो सेल्समैन होता है वो यकीनन किसी मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरर होता है वहाँ काम कर रहा होता है, वहीं से आके वो सेल्समैन से यहाँ पे आके सेल्समैन बन जाता है, एक लाइसेंस लगा देते हैं और बेच रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि उनको ये पता होना चाहिए दवा ओरिजिनल है या नहीं है। देखें अगर वो बेच रहे हैं तो अगर ख़राब दवा होगी, गैर कानूनी कहें या मतलब कि इलीगल दवा होगी तो वो मुतासर भी कर सकती है। बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्गों का इम्यून सिस्टम ना बहुत कमज़ोर होता है। इम्यून सिस्टम अब हम लोग को सबको पता है पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि जब से कोविड आया है तो तब हमें पता है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, पहले हमें नहीं पता था। वो दवा जब हम खाते हैं तो आपको मुतासर कर सकता है लंग्स को, किडनी को, इन सब को।
तो उससे ये होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है बिल्कुल गिर जाता है, आप और मज़ीद बीमार हो जाते हैं। वो दवाइयों का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इतना ख़तरनाक होता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं विक्स बहुत लगाता हूँ, विक्स मार्केट से गायब है। मैंने पूछा, फिर मैंने वो कंपनी को भी मैंने कहा क्या हुआ भाई, तो कहने के भाई वो उसकी प्राइस इतनी बढ़ गई है, अगर हम बनाते भी हैं तो हमें वो 500-600 रुपये की पड़ेगी जो 60-70 रुपये की थी। अच्छा, क्योंकि अच्छा, वो उसकी बाद जो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ बाम जो नहीं होता है, वो बाम डाल के विक्स की उसमें यहाँ पे वो मिल रहा है। अगर आप कंपनी ने पूरा टोटल बंद कर दिया है प्रोडक्शन, विक्स जो बनाती थी वो कंपनी ने वो विक्स बनाना बंद कर दिया, लेकिन आप जाएं कराची शहर में होलसेल दुकानों पे विक्स मांगे, विक्स मिल जाएगी। अच्छा, इस पर ये भी कह रहे हैं ना, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं खालिद मिर्जा साहब, उन्होंने कहा है कि अद्वियात की एक बड़ी कमी की वजह यह है कि जो 95% खाम माल है जो डॉलर्स में मंगवाया जाता है, और एलसीज की वजह से हमने भी देखा था कि महंगा मटेरियल ख़रीदना पड़ रहा है उनको। तो कह रहे हैं कब दवाएं बनेंगी, कब करेंगे, शॉर्टेज की वजह से भी एक तो दवाइयाँ महंगी हो रही हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत कोई पॉलिसी दे, वरना फिर ये सारा जो है ना इसको ख़त्म ही कर दें। वही वाली बात है कि अगर ये एक विक्स बनना बंद होगी तो और भी चीज़ें फिर आगे मौजूद हैं। और डॉलर्स का और ये एलसीज के मामला तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, हम मईशत की बात करें तो डॉलर की तो आपके पास किल्लत है। हमारा जो इम्पोर्ट बिल था, यानी एक साल पहले 2021-22 का अगर हम देखें, 80 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट की थी, जिससे हमारी मईशत को बिल्कुल बैठा दिया। अब हमें क्या है कि रिस्ट्रेन करना है इंपोर्ट को, क्योंकि हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे, तो उसको रिस्ट्रेन करने के लिए उन्होंने पाबंदी लगाई। पाबंदी लगा, डॉलर भी कम थे तो डॉलर भी ऊपर 300 से ऊपर चला गया था। अब निगरान सेटअप आया तो उसने एक्शन किया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो है डॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कौन स्ट्रॉन्ग लोग थे जो डरते थे, तमाम साबिका हुकूमतें। लेकिन ये निगरान हुकूमत जो मैं बोलूँ कि यहाँ पे आर्मी चीफ ने बिल्कुल एक्शन लिया, और ये जो तमाम स्मगलर्स थे उनके खिलाफ एक्शन लिया। डॉलर आप यकीन करें 340-330 पे चल रहा था, मार्केट में बातें 500 रुपये की हो रही थी। हम लोग खौफ खा रहे थे अगर डॉलर 500 रुपये का हो गया तो क्या होगा, बिजली की कीमत क्या होगी। जब ये एक्शन हुआ तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया, अब 280 के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें डॉलर हमारे पास बहुत कम है। अगर हमारा इंपोर्ट हम बढ़ाते हैं, यानी कि हम दवाइयों की चीज़ें इसकी इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो केमिकल वगैरह तो उसकी हमारी फिर कॉस्टिंग वही मसला हो जाएगा। तो उसको रिस्ट्रेन करने के लिए जो किया तो गया है, लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारी इंपोर्ट भी तो आप इससे इतनी ज़्यादा कर रहे थे, अफगानिस्तान को दे रहे हैं, ईरान भी स्मगल हो रहा है चीज़ें, आप बना बना के उन लोगों को दे रहे हैं, अपना मुनाफा कमा रहे थे यही लोग मादरत के साथ। आप ये चीज़ें देखें इंपोर्ट करके कहाँ जा रही थी चीज़ें, हम पाकिस्तान के नाम पे मंगा रहे थे और कहाँ जा रही थी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो अब इसमें यह है कि ये जो चीज़ें की गई हैं तो इससे अभी हमें तो मुश्किल हो रही है, लेकिन आगे चल के जो इसमें ये होगा कि हम लोकल हमने सवाल किया था कि अगर आप कह रहे हैं हर चीज़ इंपोर्ट करनी तो कुछ आप लोकल तौर पे भी तो बना सकते हैं। पाकिस्तान ने के पास सब कुछ है, ठीक है, अब हम हर चीज़ अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या केमिकल नहीं बना सकते हैं? और मसला ये कि हमने जो है ना चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, या हमारे पास जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको हम उस तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर रहे ना कि हम ईजी एक्सेस अवेलेबल है कि जी इंपोर्ट हो जाएगा, मंगा लेंगे। और यहाँ पे तो हर बंदा जैसे प्राइस भरने के लिए बैठा ही हुआ है कि जितने का भी मिलेगा ले लो, और लोग ले भी लेते हैं। इशू ये है कि लोग ले भी लेते हैं कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके। तो यही असल मसला है। बहरहाल वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, कुछ और टॉप स्टोरीज होंगी। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। खबर है कि ये भी है, कल हमने देखा कि बात आइलैंड और जो क्लिफ्टन के अतराफ में हमने देखा था कि गैस पाइपलाइन का इशू आया, और उसमें कई घंटों जो है ना वो लोगों को गैस की जो है वो बंदिश का सामना करना पड़ा। मौसम ऐसा है, लोग गीज़र चलाते हैं, घरों में खाना बनाना होता है, 10 तरह के लिए गैस का यूजेज हो रहा होता है। लेकिन वो जब पाइपलाइन फट गई उसकी वजह से कई घंटों लोगों को जो है वो गैस की फराहमी नहीं होती, मअतल रही थी गैस। एक तरफ जो है वो गैस है नहीं शहर में, दूसरी तरफ लाइंस की ये सूरत हाल है, प्रेशर की ये सूरत हाल है। कई जगह ये कि लाइन लॉसेस की जो हम बात करते हैं शहर के अंदर, वो भी हमारी लाइंस के अंदर देखा जाता है। इन सब चीज़ों को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? क्या लाइंस तब्दील करना इतना मुश्किल है, या इन चीज़ों को मेंटेनेंस के लिए जो ये शटडाउन हम देख रहे होते हैं कि इलेक्ट्रिक भी अक्सर कर रहा होता है, सुई गैस में तो खैर माशाल्लाह गैस है ही नहीं अवेलेबल, तो उसी टाइम कर लें जब गैस बंद है। सारी रात तो वैसी गैस सही कह रही हैं। और सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि आप देख रही हैं कि अगर गैस नहीं मिलती है, लोग मजबूर होकर क्या करते हैं, एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं। और एलपीजी सिलेंडर इतना ख़तरनाक है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं तो मीडिया में हम लोग उसकी वजह से हमें सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास सब पता है कि कौन सा ओगरा का जो है एलपीजी सिलेंडर लेना चाहिए। वो दुकानदार से जाता है, हार्डवेयर की दुकान से लेकर आ जाता है, उसको नहीं पता है तो क्या ख़तरा लेकर आ रहा है घर में। क्योंकि एक सिलेंडर है 9,000 रुपये का, एक सिलेंडर है 4,000 रुपये का,
अब सिलेंडर दोनों नज़र आ रहे हैं, एक लोकल बना हुआ है, अगर उसमें आप गैस डाल के यूज़ करेंगे और लीकेज हुई तो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जी। वो हैवियर देन एयर होती है, तो वो जब अगर लीक होगी ज़मीन में फैल जाती है। अब जब हम माचिस जलाते हैं, हमारी ख़वातीन चूल्हा जलाने में माचिस क्या करती हैं अमूमी तौर पर? फेंक देती हैं, क्योंकि वो गैस नीचे होती है, जब वो उसमें जाके गिरती है वो आग ब्लास्ट करता है। अब वो ये हादसात आप यकीन करें महीने की मतलब 3 पे चली गई है एवरेज जो अगर हम देख रहे हैं। अब ये इतना ख़तरनाक है कि इसको देख लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि इलीगल जो सिलेंडर बिक रहे हैं, क्योंकि गैस नहीं मिल रही, गैस चूल्हा तो जलाना है। अब बाहर से जाके अगर आप देखें, ये जो बाथ आइलैंड क्लिफ्टन में गैस पाइपलाइन थी नाले के साथ थी, अब वहाँ पे क्या हुआ, जो नाला था वो भी सीवरेज का, उसकी वजह से वो पाइपलाइन लीक कर गई। अब जब लीक करके कमज़ोर हो गई, नाले में इटसेल्फ इतनी तरह की गैसेस हो रही होती हैं। अब उसके बाद जो पाइपलाइन फटी तो उन्होंने आके फिर शिकायत की कि गैस नहीं आ रही, उसमें पानी आ रहा है गटर का। तो उसके बाद आके उन्होंने पूरा वो इलाके को बंद किया, और बहुत बड़ा इलाका यानी कि जिसमें डीएचए भी मुतासर हुआ, क्लिफ्टन भी हुआ, फिर ये बड़े बड़े जो होटल हैं वहाँ तक गैस यानी ओल्ड सिटी एरिया तक को उसको मुतासर किया। अब ये हुआ था मंगल की रात को, 48 घंटे लगे क्योंकि वो मरम्मत करते जा रहे थे, और अगली लाइन पे जाके जब वो चेक कर रहे थे वो भी लीक, क्योंकि वो गल गई थी। अब वो 48 घंटे बाद पूरी पाइपलाइन, हमारी टीम गई कल पूरे दिन भर वहाँ पे वो उसकी रिपोर्टिंग की, और वो जो पाइपलाइन थी 16 इंच कुतर की थी, यानी कि 16 इंच उसका डायमीटर था, और वो जहाँ जहाँ काम करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इतनी पुरानी लाइनें हैं जिसको तब्दील नहीं किया है। अब इसी तरीके ये नहीं, सिर्फ ये तो हम क्लिफ्टन पोश एरिया में, यानी अगर हम देखें जो गरीब आदमी परेशान था वो पोश एरिया क्लिफ्टन डिफेंस, वहाँ पे भी गैस नहीं थी 48 घंटे। अब अच्छा, एक और इशू ये भी है कि जो गैस लाइंस है ना, उनके अंदर जब आपने सीवरेज का और लाइंस का तस्करा किया, उनके अंदर पानी आ रहा होता है। अक्सर मैंने शो किया, न्यूज़ आइटम करते थे कि तो लोग दिखाते थे अपने गली मोहल्लों में कि लाइंस के अंदर से पानी निकल रहा है, गैस मीटर्स में से, उन लाइंस में से। ये एक बड़ा इशू है। तो देखे ना, गैस का जो प्रेशर की कमी की भी बात है कि वहाँ से तो आ रही है गैस, लेकिन लोगों को इस वजह से भी नहीं मिल रही कि लाइंस में इतने ज़्यादा। देखिए वो गैस जो है ना, वो आपको क्या, उसको ओपन एरिया चाहिए और गैस उसको ट्रैवल करेगी। अब पानी जब आ जाएगा, जो पानी उसमें सीवरेज का पानी जमा हो तो गैस रुक जाती है। अब ये बताएं कि जो हमारे स्वी सदर्न गैस कंपनी है, इतना बड़ा नेटवर्क है, और मैंने इनसे पूछा भी था कि साथ ज़िला में कोई इलाका आप बताएं जहाँ पे आप लोगों ने पाइपलाइन चेंज की हो। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं छोटा इलाका किमाड़ी, आप अभी चली जाएं लियारी और किमाड़ी, गरीब लोग रहते हैं, बिल्कुल गरीब लोग, गैस है ही नहीं वहाँ तो। गैस नहीं, क्यों? क्योंकि वो समुंदर के पास का एरिया है, जो वहाँ पर मिट्टी है, वहाँ पे उसका जो है नमकीन वाला पानी है। अब वो पाइपलाइन कहाँ है, अंडरग्राउंड है, नमकीन वाला पानी क्या करेगा, पाइपलाइन को गला देगा। अब वो गैस छोड़ते भी वहाँ पानी नहीं है, क्योंकि अंदर और ज़ाया हो रही है, गैस लीकेज इतनी होती है वहाँ पे। आप एरिया में जाएं आपको स्मेल आ रही होती है। हम टीवी पे या कैमरे पे दिखा नहीं सकते, लेकिन आप जाएं तो आपको स्मेल आ रही है, बिल्कुल हो रहा है। अब मसला ये है कि इनको शिकायत करते जाओ, और अमूमन मैंने ऑन कैमरा, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैंने 48 घंटों में 10 दफ़ा सुई सदन गैस के जो तर्जुमान हैं उनको मैंने मैसेज किया कि आप अपडेट करें कब तक बहाल हो जाएगी, 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ यही बताया। लेकिन हमने बीपर के लिए भी लेने की कोशिश की, लेकिन वो ऑन एयर नहीं आए। अब मसला ये है कि उनको ये पता है कि अगर सिर्फ ये एक इलाका नहीं, अभी भी हमारे पास आई है, जब हमने ये खबरें चलाई हमारे जो सोशल मीडिया पे ये अपलोड हुआ, तो लोगों ने उस पर हमें इलाके बताए कि यहाँ हमारे घर में, जैसे आपने बताया कि गटर का पानी आ रहा है। अब जो सिस्टम है, मतलब पूरी दुनिया में जाएं, एक यूटिलिटीज़ का एक पूरा इदारा होता है। हमारे यहाँ वाटर बोर्ड अलग है, अच्छा सुई गैस अलग है, फिर इलेक्ट्रिक का अलग है, वो एक सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर जाके उनको पता होना चाहिए। अब आपको पता है सीवरेज का कितना बड़ा मसला है, सीवरेज लाइन है, उसके बराबर मीठे पानी की लाइन है, उसके बराबर गैस की लाइन है। मतलब दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। और सीवरेज की लाइन अगर आप देखें, वो सील होनी चाहिए, वो ऐसी पाइप लगा के डाल देते हैं, भाई सीवरेज की लाइन है चलने दो। उसके बराबर मीठे पानी की लाइन है। लोगों के पानी में कितना कितना वो गंदा। एमडी वाटर बोर्ड से सवाल किया था कि आप ये बताएं, ये कौन सी इंजीनियर आप लाए हुए, नासा से लाए हुए, कि आप सीवरेज लाइन के साथ मीठे पानी की लाइन लेके जा रहे हैं। मतलब आपको रोड के उस तरफ होनी चाहिए सीवरेज की लाइन, बिल्कुल रोड की। मैंने उनके सप्लाई का जो था जी, जो नेटवर्क का उनका डायरेक्टर, उसने बताया मुझे कि जो रोड होती है उसके उस तरफ दूर होती है सीवरेज की लाइन, और घर के करीब जो है रोड के इस तरफ जो है पानी की लाइन होती है। अभी अपनी जान छुड़ाने के लिए एक ही घड़ा करते हैं, उसी में सीवरेज की लाइन, क्योंकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, ठीक है, वाटर भी देख रहा है, सीवरेज का भी निज़ाम देख रहा है, और उसने एक साथ डाल दिया, भाई जान छोड़ा। अब मीठा पानी और खारा वो उसका सीवरेज का पानी पाइपलाइन से उसमें लीकेज होती है, उसमें आती है, उसके आगे गैस की लाइन है, अब वो उसको भी डैमेज करती है, फिर उसको भी डैमेज करती है, और ये सिस्टम है, ये चलता रहेगा।
बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम ये देख रहे हैं ना कि लोगों के लिए यूटिलिटीज़ की हम बात करते हैं तो अशरफ भाई बहुत परेशान है लोग इस शहर में, चाहे वो आप गैस का मसला देख लें, बिजली का देख लें, पानी का देख लें। पानी के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा आया था K4, और जब हम K4 की बात करते हैं तो उसकी तकमील के 2024 का टेंटेटिव प्लान था, लेकिन आप ये देखें कि उसमें इस कदर करप्शन अब तक हो चुकी है इन गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर कि वो जो मंसूबा 40 अरब में शायद कंप्लीट होना था वो 135 अरब तक जो है ना उसकी कॉस्ट अभी तक लग चुकी है। उसके अलावा मजीद बजट दरकार है। और अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि जो उसमें करप्शन का इंकशाफ हुआ है। पहले तो ये था कि जो 27 अरब का जो मंसूबा था उसको 9 टुकड़ों में बांटा गया, फिर उसमें फीडर पुख्ता करने के लिए 27 अरब रुपए के जो ठेके थे वो फिर मनपसंद अफराद को दिए गए, और बेकायदियों के इंकशाफ पर जो है वो निगरान सिंध हुकूमत ने इस वक्त जो ठेके का अमल है वो मनसूख कर दिया है। अब ये सारे प्रोसेस में वही वाली बात है कि नुकसान किसका होता है, आवाम का होता है। ये मनसूखी जो कर दी जाएगी आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, वही होगा कि आप जो है ना वो बैठे रहें और अब इंतज़ार करें कि कब मनसूबा पूरा होगा और लोगों के भी पानी के मसाइल हल होंगे। बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मनसूबे के हवाले से बात होगी। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही थी K4 मंसूबे के हवाले से। हम देख रहे होते हैं कि जो भी मंसूबा आता है वो इतनी बेकायदगियों का, बेज़ाब्तगियों का और करप्शन का उसमें मामला शुरू हो जाते हैं कि वो मंसूबा तो शायद दूर रह जाता है, दूसरे मामला जो है वो एक्सेल कर जाते हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया, मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए गए। 27 अरब रुपए का मंसूबा कहीं से कहीं पहुंच गया लेकिन कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। और अभी फिर आपने ठेके तो मनसूख कर दिए हैं और होगा भी, करना भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि वो सफ़र तो वही करेगा भी, नए ठेकेदारों को रखा जाएगा, क्या उनकी वैल्यूएशन होगी, क्या होगा। भाई देखें, अगर आपको कोई भी अगर उसमें करप्शन हुई है तो जो मुआहिदा एग्रीमेंट जब होता है तो उसमें तमाम चीज़ें होती हैं। अब मुआहिदा जब करते हैं तो उसमें टाइम फ्रेम देते हैं कि 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में ये मनसूबा मुकम्मल होगा। अब उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसके अंदर दूसरे जो कवानीन होते हैं वो शामिल होते हैं जिसको एग्री करता है। अब अगर इसमें करप्शन हुई है, जैसे कि इनके पास आई हैं चीज़ें जो कि हर उसमें होती हैं और इनको पता चल रहा है कि K4 में सिर्फ करप्शन हुई है, अगर इनको ये पता चल रहा है मुआहिदे को मनसूख कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं तो फिर वो जो पैसे उसने खा लिए हैं उसको कौन रिकवर करेगा। ये होना ये चाहिए कि अब जो पैसे उसने ले लिए हैं या करप्शन कर लिया, बाकी जो मंसूबा है उसके अंदर ही वो उसको आपको कवर करना चाहिए ताकि वो पूरा मुकम्मल करे। लेकिन आप अगर इसको मनसूख करके अब नया मुआहिदा करते हैं या जो भी XYZ करते हैं तो आप प्रॉपर जो है एक उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं और उसके बाद जो इसी कॉन्ट्रैक्टर को जिसने इसमें पैसे खाए हैं उसी को कहें कि जो जितने पैसे, एग्जाम्पल लेते हैं इसने 2 अरब खाए, एग्जाम्पल लेते हैं, अब 2 अरब का जो है उसी के अंदर उसके अंदर उससे काम करवा के उसको रिकवर होना चाहिए। ये थोड़ी छोड़ देना चाहिए कि भाई अब तहकीकात होगी, टीम बनेगी, फिर 3 साल उसमें लगेंगे। ये प्रोजेक्ट कोई भी मंसूबा बनता है इसका टाइम फ्रेम जब शुरू हुआ था, ये बताऊँ K4 बजट में सिंध गवर्नमेंट ने जो बातें शुरू हुई 2008 में, चलते सिंध गवर्नमेंट रही 2008 से 2013 के, वफाक में भी थी, सूबे में भी थी, नहीं शुरू हुआ। फिर उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आ गई, फिर हम थे 2013 में, याद होगा आपको, तो उसमें हालात ख़राब थे कराची के और उसमें आके फिर वो सेटअप हुआ, फिर वहाँ पे कराची ऑपरेशन की बात हुई। वहीं पे तमाम ताजिरों ने वहाँ पे, मैं मरहूम सिराज कासिम तेली जो बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने वहाँ कैटेगोरिकली कहा कि अगर हम चले गए तो इस शहर का मुल्क बंद हो जाएगा, ये जुमला बोला था उन्होंने वहाँ पे। उसके बाद बोला भाई पानी नहीं है साउथ इंडस्ट्री जोन में, हालात भी ख़राब हैं, पानी नहीं है, पानी का मंसूबा है वो कब शुरू करेंगे। वहीं पे जब वो मीटिंग हुई थी तो नवाज शरीफ साहब थे, राहिल शरीफ साहब थे आर्मी चीफ उस वक्त, उन्होंने उस वक्त कहा कि हाँ भाई तो क्या मसला है। सिंध गवर्नमेंट के यही जो थी वो वहाँ पे बैठी हुई थी, वहाँ पे ये जब बात हुई तो वहाँ पे कहा गया कि ये मुआहदे होने में, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 123 किलोमीटर तवील है, उसको यही मसला। और उन्होंने फिर उस वक्त FW को दिया और कहा कि कब तक मुकम्मल, उन्होंने 3 साल का, उन्होंने कहा नहीं 2 साल में मुकम्मल करो। अब वो तो दे दिया उनको, लेकिन चाहिए पैसे। अब पैसे आए तो इन्होंने कहा 50% वफाक देगा, 50% सिंध सूबा देगा। अब जितने आप पैसे देंगे यानी जितना आप गोद डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना भाई। अब आपने पैसे भी प्रॉपर नहीं दिए और उसके बाद इतना तवील होते होते क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ती गई ना। अब सरिया देखें, सीमेंट देखें, जो सीमेंट 500 रुपये का था अभी 1200 रुपये का है, जो सरिया 1 लाख रुपए का था वो अभी 2.5 लाख रुपए मुस्तकिल बढ़ रहा है, अभी फिर प्राइसेस में इजाफा होगा। ठीक है, तो अब उसकी कॉस्टिंग आप खुद सोचें ना कहाँ चली गई। अब आप फार्मूला के करप्शन हुई है वो भी, तो आप कॉस्टिंग देखें ना, जब ये मंसूबा शुरू हुआ था उस वक्त क्या कॉस्टिंग थी, सीमेंट क्या थी, सरिया क्या था, बजरी क्या थी, हर चीज़ की कीमत कहाँ डबल हो गई है। 500-600 रुपये का सीमेंट 1200 रुपये का,
स्टील लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, उसके बाद आप दूसरी बजरी लें, उसके सारे वो, मगर ये है कि जो कॉस्टिंग है डीजल पेट्रोल जो मशीनरी यूज़ हो रही है उस सब की कॉस्टिंग। लेकिन आपको क्या करना है भाई, ये उसने बताया इसको कि आप प्रॉपर चीज़ें देखें, उसकी कॉस्टिंग निकालें, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 3 साल मुझे यहाँ हो गए, 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने लास्ट इदारे में पूरा K4 के ऊपर जाके मैंने किया था, पूरा हेली वगैरह ये सब दिखाया था। वहाँ जब मैंने क्लोजिंग दिया था, जैसे हम इंट्रो देते हैं फिर क्लोजिंग देते हैं, तो एंड पार्ट में मैंने ये कहा था अगले 3 साल भी मंसूबा मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो M9 मोटरवे है जिसे हम कराची हैदराबाद मोटरवे जो हम कहते हैं, वो क्रॉस करके ये आ तो गया है, लेकिन ये बहरिया टाउन के से पहले जो है वहाँ पे वो निकल गया, वहाँ पे काम रोक दिया है। अब उसके आगे जो हमें बताया गया था कि वहाँ से उसके आगे जो हमें जो उसको कनेक्ट करना है, 64 करोड़ गैलन पानी यौमिया आना है, इतना बड़ा है। मतलब वो बड़े बड़े डंपर भी उसमें इतने छोटे से नजर आए, इतना बड़ा टनल बनाई हुई। अब वहाँ पे जाके बताया कि अब ज़मीन खरीदनी है, फिर आगे काम करना है। तो अब ये प्रोसेस है, अभी तो ज़मीन आप यहाँ पे करते रहें, ज़मीन के पैसे और बढ़ जाएंगे। ऐसा ही अगर ये ज़मीन की कीमत अगर 4 साल पहले देखें और अभी देखें तो आप बताएं ना क्या होगा। हर चीज़ की कीमत में इतने फ़र्क आ चुका है, तो जाहिर से अब जितना डिले करेंगे उतनी कॉस्ट होगी, उतने वहाँ पे उसकी जो भुगतना पड़ेगा यहाँ का। अब इतने पैसे अगर आप कह रहे हो 60 करोड़ गैलन या 65 करोड़ गैलन कराची वालों को पानी मिलता, 7 इंडस्ट्री जोन को पानी मिलता। अब मसला ये है कि जो माफिया है जो यहाँ अरबों रुपए कमा रहा है महीना, आपको भी पता है कि पानी कैसे मिलता है कराची में, बिल्कुल ऐसे तो ही उनका वो काम बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास एक अपडेट है, मलिर सिटी जिना स्क्वायर के करीब जो है वो दुकान में सिलेंडर फटा, जिसकी वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की जो 2 गाड़ियां उन्होंने आग पर काबू पा लिया। हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि सिलेंडर जो है वो किस कदर नुकसानदेह हो सकता है अगर आप सही से उसको इस्तेमाल ना करें। तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, सलमान सलीम, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वाक़या पेश आया, आपने देखा हादसा, यहाँ ये दुकान में सिलेंडर के आग लगने का वाक़या हुआ, और ये आप देख भी रहे हैं, फुटेज भी आपको नज़र आ रही है कि सिलेंडर धमाका हुआ और आग लगी। मेरे ख्याल से दुकान बंद थी तो जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ साहब। लेकिन ये वाक़यात अभी भी हम जैसे बात कर रहे थे कि सिलेंडर का जो है वो रखते तो हैं लोग, लेकिन इसमें गैसेस बनती हैं, चीज़ें होती हैं, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ये जो मौसम है आग लगने के वाक़यात को ट्रिगर कर रहा है। नहीं वही जैसे इन्फॉर्मेशन लेस इन्फॉर्मेशन, अब जैसे ये देखें अल्लाह खैर करे, कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ आसपास जैसे बता रहे मूंगफली की दुकान बता रहे हैं ये। अच्छा। अब यहाँ पे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ मौके पे पहुँच गई, आग पे काबू पा लिया है। और मूंगफली के ठेले के नफ्स जो है गैस सिलेंडर वहाँ के पास, तो अब वो डैमेज हुआ, तो आप सोचें ना, उसको तो नहीं पता है। सही। अब ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर आप देखें कराची शहर में गुजरें तो जो रिक्शे हैं उसमें छोटे सिलेंडर रखे हुए हैं, इलीगल है, ओगरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन चल रहे हैं और वो लगा के घूम रहे हैं, उसको नहीं भी पता है। वो चलते फिरते बम है, आवाम की जानों से और तहफ़्फ़ुज़ से खेल रहे होते हैं, ये बड़ा नुकसानदेह है। भारत कि आप भी जब घरों में सिलेंडर इस्तेमाल किया करें तो एक बात अभी आज भी आशा भाई बड़ी जो है ना वो छोटी सी चीज़ है बात में, लेकिन उसका एहतियात इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम माचिस वाकई जला के, लोगों की प्रैक्टिस होती है कि नीचे फेंक दिया, यहाँ फेंक दी, वहाँ फेंक दी, कपड़ों में भी आग लग सकती है, नीचे गैसेज होती हैं उसमें भी लग सकती है। आप चलाएँ तो एहतियात करें, ऐसे हवा में उसको कर लें, बुझ जाए तो आप चूल्हे पे रख दें या सिंक के पास रख दें, ताकि वो जो है ना फौरी तौर पर बुझ जाए। तो अपनी छोटी छोटी सी प्रैक्टिस का ख्याल रखें, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। और जब आग लगने के वाक़यात होते हैं तो अगर आपकी जान बच भी जाए तो इतने ज़्यादा सेवियर केसेस हो जाते हैं कि वो आपको जो है वो ज़िंदगी भर के लिए तकलीफ दे अमल होता है। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। एक और ख़बर यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में चाइल्ड लेबर का नोटिस लिया है निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब ने। कह रहे हैं कि 12 साल से और कम उम्र बच्चे जो हैं वो खाकरौब के तौर पे भर्ती किए गए हैं। सफाई सुथराई, कचरा उठाने का काम इनसे लिया जा रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अगर वो चाइल्ड लेबर में मुलविस निकले तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक्शंस तो नज़र आ रहे हैं हमें ना काफ़ी ज़्यादा मेजर्स देते हुए, लेकिन बात हुई आज से थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक पूरा इदारा बनाया गया, वहाँ पे लोग, अब ये क्या है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करके इलाकों में जाके, आपने देखा होगा वो ऑरेंज कलर की जो जैकेट पहनते हैं वो इलाके में उनको पहनने के वो करे तो उनके पैसे अलग से लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, क्योंकि यहाँ सिस्टम चलता है, सिस्टम नाम सुना हुआ होगा आपने। बहुत तो वो सिस्टम चलता है, कॉन्ट्रैक्टर लेकर आया, वो कितने में लाया है किसी को नहीं पता है। 10,000 दे रहा है, 12,000 दे रहा है, 15,000 दे रहा है, वो सबको एक जो जहाँ पे जो जुग्गियाँ इधर उधर उनसे पकड़ के ला के गाड़ी में भरते हैं, लेकर आते हैं, उनको कहते हैं भाई तुम्हें महीना जो है हम
वो देंगे, या रोज़ की यौमिया उजरत पे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस तो यौमिया उजरत पे आज ये आया कल वो आया, उसको ला के, अब छोटा हो बड़ा हो सबको लेके चल रहे होते हैं। अब वो झाड़ू दे रहे हैं, वहाँ से कचरा उठा रहे हैं, इवन के ये बोलते हैं कि अरबों रुपए महाना जो अरबों रुपए खर्च हो रहा है कचरा उठाने पे, लेकिन कराची साफ़ नहीं हो रहा है। अब इसका सिस्टम ये है कि आप हैरान होंगी कि KMC भी मौजूद है, सेंट सॉलिड वेस्ट भी मौजूद है। अब हमने मेरा ये है कि एक दो और इदारे बना दें, कम है, मतलब के इदारे शहर को चलाने के लिए इतने इदारे हैं लेकिन काम होता हुआ नजर नहीं आता। KMC में अपने हैं मुलाजमीन, उनका क्या काम है? कुछ काम नहीं है उनका। सही है, हजारों की कहाँ है वो सड़कों पर, क्यों नहीं है? वो हैं काम कर रहे हैं बहुत, वो घर में बैठ के काम करते हैं। कुछ तो घोष मुलाजमीन है, फिर एक ये इदारा बन गया, अब ये वाले ये बैठ गए। अब मतलब आप लाहौर जाए ना, लाहौर में प्रॉपर सिचुएशन है, प्रॉपर इदारा है, उसका काम है, अगर नहीं होगा ना उस पर जुर्माना होता है, फ़ाइन होता है। बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ का। अब निगरान सेटअप में जैसे आए हैं, हाँ, जो नाम कहा जा रहा है मोहसिन स्पीड, और वहाँ पे उन्होंने जो है वहाँ पे जुर्माने लगा दिए। अब वो जो इदारा काम नहीं करता है सीधा फ़ाइन करता है, तो वो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ काम हो रहा है। अब उसको पता है कि अगर काम नहीं करूँगा मेरे पर जुर्माना लग जाएगा। वो इसलिए हुआ है कि जो है ना फौरी तौर पर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है ना। खुद मोहसिन साहब भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इदारों को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा, और फिर दूसरी बात है अगली दफ़ा फिर चेक एंड बैलेंस हो रहा है। अब ये यहाँ पर 2-4 दफ़ा ये प्रैक्टिस हो जाए तो मेरे ख्याल से कि कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं जो ये आप करवा नहीं सकते हैं काम। लेकिन वही वाली बात है कि जब हम हमारे अहदेदारान आएंगे, चाय पानी करेंगे और शाम को घड़ी देख के निकल जाएंगे तो कैसे काम होंगे? नहीं वो अब जैसे आप भी, अब जैसे कराची शहर में गुलशन में भी रही या दूसरे इलाकों में रही, अभी मैं बताऊँ अब नॉर्थ इस्लामाबाद की मैं पैदाइश है, नॉर्थ इस्लामाबाद बच जाएँ तो आज से 20 साल पहले उसका नाम होता था नाज़ाबाद, नॉर्थ इस्लामाबाद सभी। अभी आप जाएं लगेगा अल्लाह माफ़ करके मोहनजोदड़ो में आ गए, रोड नहीं है वहाँ तो बड़े अच्छे रोड थे, तबाही कर दी ना 20 साल में, कुछ काम ही नहीं होने दिया ना। अब जो भी आए, अब जैसे PTI की बात करें, वो आए उन्होंने कहा कि भाई हम ये करेंगे, वो रोड पे डाला उन्होंने, और वो एक हल्की सी वो जो सीवरेज की पानी की बारिश तो होती नहीं है कराची में, सीवरेज गटर का लाइन जो उबला वो आया, वो रोड को ले गया। अब जो सिचुएशन ये है कि यहाँ पे प्रॉपर पैसा लगना है कराची में, उसके लिए प्रॉपर लोगों की नुमाइंदगी करनी है। हम जाके वोट डालते हैं, अब इलेक्शन करीब है और उसके लिए वो स्क्रूटनी भी हो रही है, तो लेकिन इलेक्शन में जाके हम जो कराची में जितने लोग हैं 7 ज़िला में 2 करोड़ की आबादी है, और 2 करोड़ की आबादी में अगर हम लें तो वोटर तो 1 करोड़ तो होगा ना। अब 1 करोड़ लोगों को जो ये है कि फिर से ख्वाहिश कि मैं जैसे आप, हम हर किसी को जाके अपना वोट इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको भी दें वोट दें ताकि कराची शहर बदले। क्योंकि वो कहते हैं जैसे जमात इस्लामी है वो भी कहती है ये हमारा शहर है, MKM कहती है हमारा शहर है, कहते हैं सब। जमाती इस्लामी के अलावा सभी लोग इस शहर में बरसर इक़्तिदार रहे हैं, उन सबके पास इक़्तिदार था, सब कुछ डिलीवर कर सकते थे, लेकिन जो है ना बहुत कम हमने देखा है कि कम टेन्योर्स में कुछ काम हो। जैसे नेबुतुल्लाह खान साहब के दौर में पार्क्स बन गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में सड़कें बन गई, अभी जो है हम फिर ये इस दौर में अगर बात किया तो कुछ बसेज आ गई, तो मतलब ये चीता काम है। लेकिन ये कि इतने सालों में 20-30 सालों के अंदर बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो एक मेगा सिटी है और जो है ना उसमें आपने देखा कि क्या हाल है, सदी गुजरी है उसमें। मगर कराची को पानी चाहिए, कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा ही कराची को जो निज़ाम बेहतर चाहिए, कराची के जो लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, और हर वक्त जो है ना वो मेंटेनेंस और सर्विलेंस और चेक एंड बैलेंस चाहिए, तभी ये शहर चल सकता है। मेगा सिटीज़ ऐसे नहीं चलते कि आपने एक सड़क आज बना दी उसके बाद आप जी उसको भूल जाएं, या आपने कानून बना दिया तो उसके ऊपर कोई नाफिज करवाने वाला ना हो, कोई सिस्टम मौजूद ना हो। एक कंटिन्यू प्रैक्टिस है जो किसी भी सिस्टम को चलाती है, किसी भी शहर को चलाती है। बाहर हमें इन चीज़ों का फुकदानी नज़र आता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो अशरफ खान साहब। आपको हम जो है वो बुलाते हैं और आप जो है वो आ जाते हैं विदाउट एनी सौगात, तो अगली बार ना आइएगा इंशाल्लाह। तो हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारा जो मौजू है, जो साल का अख्ताम हुआ, कौन कौन सी मूवीज़ आई, किसने कैसा परफॉर्म किया, और ओवरऑल पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी बात होगी, और ख़ासतौर पर हमारे हर्बलिस्ट वगैरह भी आपके साथ मौजूद होंगे। आज के मौजू के साथ हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। साल अपने अख्ताम की तरफ है, और जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि हम जब भी नए साल का आगाज़ करते हैं तो उम्मीद के साथ करते हैं कि आगे आने वाले साल में हमने जो कोताहियाँ की हैं उनको आगे रिपीट नहीं करेंगे।
जो चीज़ें हमसे होंगी उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी सेक्टर में आप उठाकर देखें, ख़ास तौर पे आज हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे, ड्रामा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं कि देखते हैं कि इस साल कितना चेंज हमें नज़र आया, चाहे हम अपने ड्रामास की बात करें, मूवीज़ की बात करें, और जो है वो डिफरेंट अभी हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ सीरीज़ और मिनी सीरीज़ का भी इस वक्त आगाज़ हुआ है जो कि हमें मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पर नज़र आ रही हैं। तो क्या कंटेंट में चेंज नज़र आ रहा है हमें या नहीं आ रहा है, और फिर फिल्म क्रिटिक्स इस हवाले से किस तरह से उनको देख रहे हैं कि जो मूवीज़ हमारी हम प्रोड्यूस हो रही हैं उन पे कितना फीडबैक है, लोग कितना उनको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं उन पर काम हो रहा है। तो इसके पे बात करने के लिए हमारे साथ उमर अलवी साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हैं आप, कैसे हो उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। तो ये जो साल रहा, ये मूवीज़ जो है वो कुछ नाम तो मुझे भी पता है, लेकिन सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मूवीज़ मैंने खुद भी नहीं देखी हैं, लेकिन जो कुछ मूवीज़ सामने आई उसमें जॉन, गुंजल और मनी बैग गारंटी, तेरी मेरी कहानियाँ, ये मूवीज़ किन सब्जेक्ट्स पर थी, कैसा रहा ओवरऑल, और कितनी मूवीज़ अभी तक बनी हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहा है पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? मूवीज़ में तो हम देख रहे हैं कि फिल्म पे तो बड़ा जो है ना वो, ये कोविड से पहले हमारी जो थी 15 से 25 फिल्में बनती थी साल की, अभी भी यही हो रहा है, 15 से 25 के बीच में ही बन रही हैं उर्दू फिल्में। लेकिन मसला ये है कि कोविड से पहले लोग सिनेमा जाते थे, अब सिनेमा कोई नहीं जा रहा है। सही। आप देखिए, पहले कोविड से पहले 800, 700, 600 के टिकट्स होते थे, अब जो है टिकट्स आपके 1000 हो चुके हैं, 1000 पर टिकट। तो लोग जो है वो आराम से घर पे बैठ के देख लेने चीज़ें जब उनको मिल जाती हैं। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि देखिए, हमारे यहाँ हम 12 महीने हैं, लेकिन हम 24 फिल्में भी अगर हैं तो हम 2 महीने पर मंथ 2 फिल्म रिलीज़ नहीं करते। हम ईद पे 5, दूसरी ईद पे 6, तो मतलब ईद पे 6 फिल्में, ईद पे 5 फिल्में कौन आदमी देखेगा? तो एक हमारे यहाँ ये इशू है, इसकी वजह से जो है अच्छी फिल्में भी जो हैं वो भी जो है पिस जाती हैं। सही। तो जैसे जॉन, मैंने बताया कि आपको कि जॉन, आपने भी जैसे कहा, बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो टॉम क्रूज़ की मिशन इम्पॉसिबल के साथ रिलीज़ हुई थी। अब आप मुझे बताइए, आपके पास 1000 रुपये होंगे, आप जॉन देखेंगे या मिशन इम्पॉसिबल देखेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। यही चीज़ आपका एंड में गुंजल आई, गुंजल के साथ हुआ कि गुंजल 15 को रिलीज़ हुई, 22 को एक्वामैन और चिक्कर रिलीज़ हो गई। तो भाई टाइम कहाँ मिला उनको? तो हम ये चीज़ जब तक सोचेंगे नहीं, हमारी फिल्में चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो चलने वाली नहीं। अच्छा, प्रोमोशनल वैल्यू में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है ना शायद थोड़ा सा फुकदान है। उसकी वजह ये कि कॉर्पोरेट कमर्शियल इवेंट्स तो हो जाते हैं, लाइक सिनेमा में आपने एक दिन प्रीमियर रख लिया, कुछ लोग इनवाइट कर लिया और फिर उसके बाद ख़त्म। उसके अलावा में कोई प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ ऐसे नज़र नहीं आती। जैसे अगर हम बात करें कि पहले जैसे बिलबोर्ड्स लगाए जाते थे और बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी प्रमोशंस की जाती थी। अब तो सोशल मीडिया का इतना दौर है, मैंने इन मूवीज़ की जो है ना वो प्रमोशन नहीं देखी हैं, क्योंकि मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ पाकिस्तानी मूवीज़ को। हाँ, ड्रामाज में या दीगर सीरीज़ वगैरह में फिर भी देख लेती हूँ कि हाँ ये आ रहा है। ये प्रमोशंस का यहाँ ताल्लुक है। प्रमोशन उस वक्त होती है जब आपके पास स्टार भी तो हो ना। अब हुमायूं सईद की फिल्म होती है, उसकी प्रमोशन आपने देख ली, लकी वन भी जा रहे हैं, न्यूप्लेक्स भी जा रहे हैं, एट्रियम भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, पाकिस्तान के हर मॉल में जा रहे हैं। फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान की कायम जिंदाबाद लास्ट ईयर आई थी, क्या हुआ था उसमें? धमाका खेस प्रमोशन हुई थी ना, कि हर जगह वो जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो वो भी तो चीज़ है। इस साल जितनी फिल्में आई हैं, हाँ मनी बैग गारंटी में कास्ट अच्छी थी, लेकिन मनी बैग गारंटी में वो सारी वो कास्ट थी मोस्टली जो टीवी पे काम कर रही होती है ना, फिल्म का तो कोई एक ऐसी बात थी नहीं। फहद और हुमायूं भाई दोनों का ये है कि वो लोग एक्सक्लूसिवली फिल्मों में काम कर रहे होते हैं, तो लोग उनको फिर इंतज़ार भी करते हैं, तो फिर उनकी फिल्में चलती भी हैं। अभी अगले इस साल 2024 में जो फिल्म आएगी एक नायाब, आपने उसका देखा होगा, हर जगह पोस्टर लगाए, वो तरीके से पोस्ट उनके प्रमोशन कर रहे हैं ना। उन्हें पता है कि क्रिकेट जो है वो आपकी पाकिस्तान की आवाम क्रिकेट देख के पागल हो जाती है, तो क्रिकेट पे फिल्म भी देखेगी। तो प्रमोशन के लिए भी कुछ सिलेक्टेड पीआर कंपनीज है जिनको आइडिया है कैसे करनी है। खाली ये नहीं कि आपने 10 जर्नलिस्ट को बुला लिया, 10 ब्लॉगर्स को बुला लिया, एक छोटा सा इवेंट रख लिया, उससे प्रमोशन नहीं होती। प्रमोशन के लिए आपको फुल थ्रॉटल जाना पड़ता है और उससे फिर नज़र भी आता है। अच्छा, कंटेंट कैसा है इस वक्त? अभी जैसे आपने क्रिकेट का जिक्र किया कि इस पर मूवी अगले साल रिलीज़ हो रही है, ये सब जो हमारे जो कॉम खैर नहीं कहें, दूर दूर पाकिस्तान तो भी बहुत, अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि हॉलीवुड इंडस्ट्री मूवी में काफ़ी जो है वो पीछे नज़र आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड पर नज़र अगर हम डालते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स पे भी जो है वो मूवीज़ बन रही हैं, बायोग्राफीज जो हैं वो मूवीज़ के तौर पे हम देख रहे हैं, और जो फिक्शन मूवीज़ में सभी कुछ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली क्या कंटेंट है? सिर्फ लव स्टोरीज ही बन रही हैं या जो है वो डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं? इस साल तो अटेम्प्ट किया है, और जैसे गुंजल थी, गुंजल एक आपने असल वाक़ई जो इकबाल मसीह वाला था उसके ऊपर बनाई थी, तो वैसा हम बनाते नहीं हैं, हमारी ऐसी फिल्में बनती नहीं है, एक रियल इंसिडेंट को उठा के आप बनाएं। इसी तरह चिक्कर जो है, चिक्कर भी जो है वो एक जो हमारे यहाँ वाक़यात होते हैं बहुत सारे,
किसी को आपने जो है वो लिंच करके मार दिया, तो वो उसके ऊपर बनी गई है। सही, तो हम उम्मीद नहीं बनाते हैं। मनी बैक गारंटी से लोगों को उम्मीदें बहुत थी, क्योंकि मनी हाइस्ट से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा था उनको, लेकिन वही कि वो अचानक ही वो पटरी से उतर गए उस फिल्म के अंदर। जो उनको जिस तरह चला सकते थे वो उस तरह। जॉन इस दफ़ा जो एक फिल्म आई, जॉन भी आपका क्रिश्चियन उसके कम्युनिटी को टारगेट करके बनाई गई थी, वो बहुत अच्छी गई थी, एक्शन थ्रिलर थी। तो हम एक्शन थ्रिलर में भी हम इतना कहाँ होते हैं, हम तो उमूमन रोम कॉम्स बना रहे होते हैं या फिर उसमें रोमांटिक कॉमेडी एंड थोड़ा बहुत एक्शन। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें अब अगले साल हम जो है वखड़ी आ रही है 5 जनवरी को, वो एक अलग उस पे है, सोशल मीडिया सेंसेशन के ऊपर है। फिर 26 को आ रही है जनवरी को नायाब, वो क्रिकेट पे है, आखिरी फिल्म क्रिकेट पे हमारे 2013 में आई थी, मैं हूँ शाहिद आफरीदी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन मसला ये है कि देखिए, अब सिनेमा में लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे आप, चाहे आप कितनी भी अच्छी फिल्म क्यों ना बना लें, एक्वामैन लगी हुई है, दुनिया भर में जो है लोग जाके देख रहे हैं, पाकिस्तान में उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, एक्वामैन पे भी इतना कोई ओवरऑल रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है क्या लोगों को? ये सिनेमा मुझे लग रहा है जाना ही छोड़ दिया लोगों ने, ऐसा है? देखिए, आप देखिए सिनेमा, आप बुलाएं क्यों जाएंगे, आप क्यों जाएं, मैं क्यों जाऊं सिनेमा, जब सिनेमा जाके हमें पता है कि हमें या तो 50-50 भी नहीं, 70-30 है कि अच्छी फिल्म मिलेगी, बुरी फिल्म मिलेगी, 70 की बुरी होगी, 30 अच्छी होगी। तो अब ये आप जब चीज़ें देंगे तो आपको उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप या तो हर हफ्ते फिल्म दें, जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्या नहीं, ईद पे रिलीज़ करेंगे। देखिए, ईद पे जो इतना इन्फ्लेशन का हाल है इस वक्त, ईद पे किसी के पास फिल्म देखने का टाइम नहीं है। वो ईद पे अपनी एक पे ईदियाँ देंगे, दूसरी पे वो कुर्बानियाँ करेंगे, तो कौन जाएगा फिल्म देखने? तो इन लोगों की जब थोड़ा सा बैठ के सारे प्रोड्यूसर्स को मिलकर सोचना चाहिए कि भाई जनवरी फरवरी रमज़ान का ब्रेक दे दीजिए, मुहर्रम का ब्रेक दे दीजिए, बाकी आप आपस में डिसाइड करें ना। 2-2 हफ्ते तो कम से कम हर फिल्म को मिलने चाहिए, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, लोग जाएंगे फिर देखने। अच्छा, क्या वजह है कि हमारे यहाँ मूवीज़ इतनी ज़्यादा बन नहीं रही? उसकी वजह क्या ये है कि सेंसर बोर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जब सब्जेक्टिव स्टोरीज होती हैं या आप थोड़ा सा भी क्रिटिकल काम कोई कर देता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड उस पर खड़ा हो जाता है। तो क्या ऐसा है जिसकी वजह से लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे मूवीज़, या क्या? बहुत मुश्किल काम है। देखिए, फिल्म उतना आसान नहीं, इतना हम लोग समझते हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। यहाँ हर आदमी जो है वो एक फिल्म बना के फिल्म मेकर बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें जो है सेंसर से ज़्यादा हमारा जो फिक्र है वो है कि हमारा रिटर्न क्या आएगा। देखिए, अगर एक फिल्म 3 करोड़ में बनती है, तो जब तक वो 9 करोड़ नहीं कमा के देगी, वो ब्रेक इवन नहीं करेगी, ठीक है? और 9 करोड़ कमाना इस वक्त एक जो है चैलेंज है। तो आप 3 करोड़ में तो बनाते ही नहीं है फिल्म, आप बनाते हैं 5 में, 7 में, 10 में। तो 5, 7, 10 का मतलब 15, 21 और 30 है ना। तो आपके जब लोग सिनेमा आ ही नहीं रहे, अब देखिए दुनिया भर में सिनेमाज जो हैं वो एक आपको 50% ऑफ दे देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री दे देते हैं, कोई फेस्टिवल चला देते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं। आप क्या कुछ नहीं है, आप क्या सिनेमा के टिकट से 3 गुना ज़्यादा नाचोस की प्राइस है। मैं भी यही उसी तरफ आने वाली थी कि पॉपकॉर्न्स, ड्रिंक्स, ये चीज़ें इतनी महंगी है कि लोग चले, अगर टिकट प्राइस 1000 रुपये अफोर्ड भी कर लेते हैं, तो आप एक 4-5 मेंबर्स चले जाएं तो आपको तो सीधा 10-12 हज़ार रुपये का तो खर्चा सिर्फ आपका ऐसे ही हो जाता है। 5 साल पहले एक फिल्म आई थी जीवन हाथी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी थे, लो बजट फिल्म थी, पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी डायरेक्टर सब थे। उन्होंने एक नई चीज़ की थी कि पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपको टिकट की प्राइस, टिकट के साथ मिलेगी फ्री। आप टिकट खरीदें, आपको ये दोनों मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, अगर आप, ये ब्रेक थ्रू स्टेप था, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया। हमने कहा नहीं, बकवास छोड़ो, ये वो करके निकल गए। तो देखिए, सिनेमा को अपने आप को अगर ज़िंदा रखना है तो फिल्मों से ज़्यादा जो है अपने इन लवाजमात की जो है कोशिश करनी है, कम करें, क्योंकि लोग क्यों आए सिनेमा। अच्छा, एक और चीज़ ये भी ना कि हर चीज़ अब तो मोबाइल पे इतनी अवेलेबल है, घरों में इतने बड़े बड़े स्क्रीन्स और टीवीज़ और साउंड सिस्टम्स अवेलेबल हैं कि आप जो ना प्रेफर ये करते हैं कि यार 2-4 लोग जमा करें और एक मूवी नाइट ही हो जाए। तो आप कोई भी मूवी एक्सेस है, आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं OTT, तो आपको हर चीज़ अवेलेबल है। कोविड से पहले हर फिल्म जो थी वो 3 महीने बाद डिजिटल पे आती थी, तो अब 3 हफ्तों बाद आती है। 3 हफ्ते क्या मतलब, 3 हफ्ते तो कुछ भी नहीं हुए ना। और अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे डायरेक्ट भी रिलीज हो रही है, जिनको बैन हुए कुछ हुए, तो वो कह रहे हैं अब हम डायरेक्ट उधर ही रिलीज कर देंगे। देखिए, बहुत सारी फिल्में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो जाती हैं, सिनेमा में कम दिन चली, नेटफ्लिक्स पे आ गई, अमेजॉन प्राइम पे आ गई, हुलू पे आ गई, इन सब पे आ गई। तो देखिए, लोग जो हैं अब कन्वीनियंस देख रहे हैं। पहले सिनेमा लोग इसलिए जाते थे 1970s और 80s के अंदर कि उनको वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शबनम, ज़ेबा, बाबरा शरीफ उसमें नज़र आती थी, टीवी पे नज़र नहीं आते थे।
लेकिन अब जितने आपके एक्टर्स हैं वो तो टीवी पे भी काम कर रहे हैं। तो अगर मुझे मिकाल जुल्फ़िकार का कोई ड्रामा पसंद आ मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं मिकाल जुल्फ़िकार को जैसे आपकी मर्ज़ी में देखूंगा। मैं क्यों जाके उनकी 2 फिल्में देखूंगा जब मुझे उस पर पैसे खर्चा करने पड़ रहे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे यहाँ समझ में नहीं आती। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, टेक्नीशियंस बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे है, लेकिन देखने वाले नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं साहब कि अब जो आने वाला साल है ये जैसे और मज़ीद कुछ सालों और अगर हम आगे चलें वैसे तो हमें उस दौर में अभी शामिल होना है, वरना हम फिर वही होगा कि पीछे रह जाएंगे। सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, अब वो चाहे रोमांटिक हो, कॉमेडी हो, एक्शन सीरीज़ हो, वही वाली बात के नेटफ्लिक्स वगैरह इन सब के आने के बाद जो ना ये रुझान ज़रा आगे, भले लिमिटेड सीरीज़ हो या लॉन्ग सीरीज़ हो, मुख्तलिफ सीजन्स हो, पाकिस्तान में नहीं बन रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम डरपोक लोग हैं, हम अटेम्प्ट ही नहीं करते। अगर हम माजी में जाके जबकि पोटेंशियल है हमारे पास, हम माजी में कर भी चुके हैं। देखिए 1980s में अंधेरा उजाला आया था और अंधेरा उजाला आज भी पॉपुलर है। ऐसा ही है। 1990s में रोज़ने ज़िंदा एक ड्रामा आया था, हुसैन उसमें लॉयर थे, वो आज भी जो है लोगों को उसका आइडिया है। पसे आईना आया था, वो लोगों को आज भी पता है। तो हम बनाते ही नहीं है, हम क्यों बनाए? देखिए हमारे तो सबसे आसान काम ये है कि राइटर से 16 किस्तें लिखवा के 24 का ड्रामा बनवा लिया, 30 लिखवा के 50 का ड्रामा बना लिया, और ड्रैग हो रहा है, स्लो हो रहा है, फ्लैशबैक्स डाल रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार हो रही है, तो उस पर किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनको ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है कि अगर ये अपने आप जो है क़िबला दुरुस्त नहीं करेंगे, ड्रामा बनाने वाले, फिल्में बनाने वाले लोग देखेंगे नहीं है। और अब तो लोगों के अंदर वो टेम्परामेंट भी नहीं रहा है मेरे ख्याल से, वो 65 50 एपिसोड देखें। लोग चाहते हैं कि जो है ना वो जल्द से जल्द स्टोरी लाइन खुले, खत्म हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ वर्ड ऑफ माउथ है। अगर आपको एक ड्रामा अच्छा लगा तो मुझसे कहा आप ये देखें, मैं देख लूँगा, ठीक है। मैं अब बैठ के सारे ड्रामे नहीं देखूंगा ये कौन सा ड्रामा अच्छा है कौन सा बुरा है। इन लोगों की समझ में नहीं आ रही। समझे सोशल मीडिया पे तारीफें करवा के 10 लोगों से लोग वाह वाह करेंगे, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, झूठी तारीफ हो भी नहीं सकती ना। फेसबुक ग्रुप्स पे फौरी तौर पर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें लोग अपलोड कर देते हैं। जैसे वो तेरे बिन आया था, तो वो एक उसकी सेंसेशन ही बहुत ज़्यादा अलग हुई, शायद आपने देखा ही होगा। जी हाँ। तो वो किसने नहीं देखा होगा, लेकिन वो मुझे भी, मैंने देखा, तो वो मुझे फेसबुक ग्रुप से पता लगा कि हाँ भाई कोई ऐसा ड्रामा आ गया, बहुत ही कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है ये, वो इस एक्टर ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो अब बात ये है कि लेकिन नीचे लोग उसको पोस्टमार्टम जब कर रहे होते हैं तो अब अच्छा बुरा सब कुछ सामने आ रहा होता है, लेकिन उसमें भी आपने क्लाइमैक्स में आपने ले जाके लोगों के ऊपर जरा सुनने में ये भी आया, चेंज कर दिया, नहीं क्या, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई लोगों को कि ये क्या हो गया। तो ये देखे ना, एकदम से आपका व्यूअर को आप कहाँ ले जाते हैं। ईमानदारी की बात है, जब तक आप व्यूअर को बेवकूफ़ समझेंगे ना, आप इसी किस्म की हरकतें करते रहेंगे। ऐसा ही है। तो आप देखिए कि तेरे बिन की तीसरी एपिसोड के बाद मैं जब भी देखता था मैं फॉरवर्ड कर देता था सीन्स, इसलिए कि देखिए इतने लंबे सीन नहीं देख सकते। नेटफ्लिक्स ने आपकी आदत इतनी बिगाड़ दी है कि टक 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 सीन खत्म, एक और 40 45 50 मिनट में आप फारिग। रेलवे में आप देखिए ना 6 किस्तें 8 किस्तों में आपने कहानी मुका दी पूरी। तो हम ये लोग नहीं करते, हम सोचते ही नहीं इस बारे में। हम यही सोचते हैं कि लोग बैठे रहेंगे और जैसे फारिग बैठे हैं और देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे नजर आई, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना सीरीज़ की बात हुई, हमने एक प्राइवेट चैनल पे देखा है कि कुछ एक रज़िया और एक और सीरीज आई, तकरीबन 6 से 7 मिनी सीरीज आई हैं। अच्छा, ये रज़िया तो मेरा देखने का, देखिए रज़िया, गुनाह, जुर्म, सरेरा, ये 4 पॉपुलर। गुनाह 6 एपिसोड्स नहीं 8 एपिसोड की आएगा, और मोहसिन अली ने लिखी थी। रज़िया मोहसिन अली लिखी और डायरेक्ट की थी। सरेरा जो है अहमद भट्टी ने डायरेक्ट की थी और आदिल रज़ाक ने लिखी थी, और जुर्म जो थी मेरीन जब्बार ने डायरेक्ट की थी। मुझे ऐसा लग रहा है इनका रिस्पांस अच्छा है। रिस्पांस देखिए, जब आप कोई लोगों को कोई नई चीज़ देंगे, एग्जैक्टली नई चीज़ देंगे, वो फ़ौरन भागेंगे उसके पीछे। सरेरा में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। 6 एपिसोड में आपने एक लड़की रखी, उसकी 6 अलग अलग कहानियाँ डाल दी, लोगों ने देखा। गुनाह मैं तो 3 एपिसोड करके मैंने निकाला, इसलिए मुझे बहुत पसंद था, मैं वेट ही नहीं कर पा रहा था उसका। रज़िया आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें छेड़ा, जुर्म, एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस आपने डाला। तो आप जब ये चीज़ें बना सकते हैं तो आप बनाते क्यों नहीं है? सवाल तो यही है ना। हाँ, लोग देखना चाह रहे हैं, और अब तो ये भी नहीं है कि बाउंड्रीज हो कि आपके पास जो है ना हम फलाना कंटेंट देख सकते हैं, फलाना नहीं देख सकते। आप जो अच्छा कंटेंट भेजेंगे अब लोगों के पास सबसे बड़ी हाँ बिल्कुल पावर है वो रिमोट है। वो चैनल उनको जहाँ ड्रैग लगा, देखिए तेरे बिन जहाँ उनको लगा ना कि आप पटरी से उतरे, उन्हें फौरन चैनल चेंज कर दिया और गानियाँ भी अलग दी। और रिमोट के साथ तो रिमोट तो फिर पुराना हो गया। अब तो मोबाइल में तो टक 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 फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं स्टोरी में कहाँ कुछ काम का आ रहा है। वो देखिए ना, जब यूट्यूब बार शो कर रहा होता है तो आप जहाँ पे काम की चीज़ होती है वहाँ पे बार कहाँ पहुँचा होता है, और आपके पास जो ना लोग इतने टेम्परामेंट नहीं कि बैठ के पूरा जी देखते रहे घंटों, और आप कहानी जब धड़ 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 दिखाते रहे। देखिए जिस दिन आप ये समझ में आ गया, देखिए एक ज़माने में था 2005-2010 के बीच में कि आप पाकिस्तान में स्टार प्लस के ड्रामे चलते थे, तो सब पागलों की तरह देखते थे, लेकिन वो ड्रामे कितने लो क्वालिटी थे,
वो सबको पता है। फिर क्या हुआ, आपने कॉपी मारी उनकी, जैसे ही हम सफ़र आया टक करके सब फारिग हो गए। तो यही चीज़ है ना कि आप अच्छी चीज़ दे, लोग दूसरे वाले जो मीडियोकर चीज़ है उसको भूल जाएंगे। आपके यहाँ मोस्टली ड्रामे जो हैं वो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उनको आप मीडियोकर के साथ रखते हैं ना तो वो भी पिस जाते हैं। अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन जो बुरे ड्रामे हैं ना, जैसे अब आप मुझे बताइए, आप बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनके ड्रामे कोई भी नहीं देखता है, लेकिन उनकी वजह से जो है ये अच्छे ड्रामे बेचारे जो हैं लोग भूल जाते हैं। अच्छा, इसमें हम मुझे भी एक नया चैनल आया है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिफरेंट स्टोरीज पे काम हो रहा है। जैसे भी मैंने देखा कि काबली पुलाव, उसमें एक डिफरेंट चले कल्चर नज़र आया। जिंदो आया, उसमें एक डिफरेंट आप कल्चर देख रहे हो। चले स्टोरी है, चीज़ें हैं, वो चलती हैं। हालांकि काबली पुलाव में मुझे हुआ कि ये एंड में मतलब ये क्या चल रहा है, बहुत ही ड्रैगन स्लो हो गया। लेकिन स्टिल मेरा पॉइंट ये है कि आप कम से कम उसमें कल्चर देखने मिल रहा है, जबान देखने को मिल रही है, कुछ और अलग मिल रहा है, कुछ तो डिफरेंट नजर आ रहा है। 22 कदम में क्रिकेट थी, आहिस्ता आहिस्ता वो उसी तरफ आ रहे हैं जिस तरफ आपके नॉर्मल ड्रामे हैं। तो उन्होंने स्टार्ट में सारे अच्छे दिखा दिए, आहिस्ता आहिस्ता अब जो ड्रामे उनके आ रहे हैं वो भी वही आ रहे हैं कि सास बहू और ये जो उनका इनिशियली नहीं था। तो देखिए सर्वाइव करने के लिए आपको एक करना पड़ेगा। वर्किंग वुमेन की स्टोरी भी अच्छी है, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने खवातीन की स्टोरी रखी। पुलाव अच्छा था, जीवन नगर अच्छा है, 22 कदम अच्छा था, तो ये सब ड्रामे अच्छे थे। लेकिन देखिए आप 6 ड्रामे अच्छे कर सकते हैं ना, आप 16 तो अच्छे नहीं कर सकते। सही बात है। तो आपको 16 में से, लेकिन जिन लोगों को उसमें ड्रामे नहीं, उस चैनल पे होना ही नहीं चाहिए, अगर वो उस चैनल पे काम करें तो फिर यही होगा जो रिएक्शन का लोगों का आ रहा है। काबली पुलाव 20 एपिसोड में आप या 18 में निकाल सकते थे, आपने उसको बढ़ा दिया। हाँ, बिल्कुल। आपने जिंदों को आप फारिग जल्दी कर सकते थे, आपने बढ़ा दिया। आप यहाँ बढ़ाते हैं ना, आप ये नहीं समझते कि लोग जो है वो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे इतना टाइम ढूंढ ढूंढ के कौन देखेगा, हर रोज तो एक नई चीज़ पॉपअप हो रही है स्क्रीन पर, लोग वो देख रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों एक ड्रामा बेबी बाजी भी आया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया, क्योंकि वो एक कॉमन मैन का, कॉमन घर का सिनेरियो, उनके इशूज़, वो सारी चीज़ें बिल्ड की गई और थोड़ा लेस जो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। बहरहाल आगे तो जाके वो भी हुआ, लेकिन उसका स्टाइल बिल्कुल कॉमन मैन वाला था। तो आप समझते हैं कि जो ना लोग ग्लैमर या इन चीज़ों को, हम क्योंकि ये समझते हैं कि टीवी पे सिर्फ आप ग्लैमर दिखाओगे तो वही चीज़ चलेगी, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि रिवर्स है मामला पाकिस्तान में। 1980s 90s से अगर ड्रामे देखें, जितना सादा और अच्छा हो लोग उसको पसंद करते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 1980s और 90s के ड्रामे देखें तो उसमें तो ग्लैमर था ही नहीं। बिल्कुल, उसमें कभी कोई चादर ओढ़ के चलता हुआ नहीं आ रहा होता था, किसी के ब्लो ड्राई करके सो नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी ना, वो सारे ड्रामे आप अनकही तनाइयाँ ही देख लीजिए, नॉर्मली था ना। तो बेबी बाजी में उन्होंने वही करने की कोशिश की कि नॉर्मल जैसे है भाई, वो दिखाओ। टीवी का जो ओरिजिनली आइडिया वो यही था। फिल्म और टीवी में फ़र्क यही था कि टीवी हकीकत से करीब था, फिल्म लार्जर देन लाइफ था। हम दोनों में मिक्स हो चुके हैं। हम यही नहीं समझ पा रहे कि हमें करना क्या है। हम जो चीज़ टीवी पे कर रहे हैं वही फिल्मों में भी कर रहे हैं। बहुत सारे तो ड्रामाज ऐसे हैं जिनमें पूरे पूरे गाने लोगों ने बनाए हुए और डाले होते हैं, वही वही चलाते रहते हैं, उसके ऊपर वो 2-4 वही आंखें उनकी दिखा रहे होते हैं। आप कैमरा रख के भूल जाते हैं ना, कैमरा रख के आप भूल गए, पीछे आपने म्यूजिक लगा दी। इसमें कौन सी जीनियस बने का काम किया आपने? ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। रिमोट आ गया, फॉरवर्ड कर देते हैं वो टीवी पर। देखिए सीधी सी बात है, इस वक्त हार्डली कोई आदमी ऐसा ही होगा, यहाँ भी आप देखें, जो टीवी पे बैठ के ड्रामा देख रहा हो कि 8 बजे ड्रामा आ रहा है तो 8 बजे ड्रामा। किसी के पास इतना टाइम नहीं, वो बाद में अपनी कन्वीनियंस पे देखते हैं। उनकी कन्वीनियंस यही है कि भाई जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करो, आगे के सीन पे जाओ। अभी एक ड्रामा इस साल आया था हम टीवी के ऊपर, झोंक सरकार, उसमें 10-10 मिनट के सीन थे। क्यों थे मेरी समझ में नहीं आया कि मैं 10 मिनट अपने सिर्फ एक सीन पे लगाऊंगा मैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत। अब आगे आने वाले जो साल हैं, कुछ सालों को अगर हम 1-2 साल को आगे रखें मद्देनज़र, तो उमैर आपको क्या लगता है किन सब्जेक्ट्स पे काम होना चाहिए, और जो इंडस्ट्री हमारी डाउनफॉल की तरफ जा रही है उसे कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए अभी तक 2023 में जितनी भी फिल्में आई उसमें 80% वो फिल्में थी जो कोविड से पहले बन रही थी। तो आपने नई फिल्में तो बहुत कम बनाई। तो जो नई फिल्में हैं उनको आपको आगे आने देना है, लोगों को, फिल्म मेकर्स को, ताकि वो आएँ और अपना पर्सपेक्टिव तो दें। हम तो ये भी नहीं करते। हम तो वही, या तो सिवाय नदीम बेग, नबील कुरैशी, एहसन रहीम के, कौन सा जिसने कोई ऐसी फिल्म बनाई हो जिसको आप लोग जो हैं वो याद रखें। तो हमें नए लोगों को भी आगे लाना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा जो है एक अपना पर्सपेक्टिव दें। जैसे जॉन आई, जैसे गुंजल आई, जैसे चिक्कड़ आई। अब ये तीनों चीज़ें हैं, ये फिल्में ऐसी हैं जो 3 अलग अलग लोगों ने बनाई हैं, और
जो एड्स बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो हमें उन लोगों को आगे लेके आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ हमें और मुझे ऐसा लगता है सिनेमेटोग्राफी पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत एडवांसमेंट आ गई है और कुछ ड्रामास में भी हमने देखा कि अच्छी टिकट सिनेमेटोग्राफी। प्राइसेस जब तक कम नहीं होंगी, जब तक आप 500-600 का नहीं करेंगे टिकट, आप जब तक पॉपकॉर्न और नाचोस और कोल्ड ड्रिंक्स की प्राइसेस कम नहीं करेंगे, कोई नहीं आने वाला। मतलब मैं वो आदमी हूँ जो हफ्ते में 4 फिल्में देख लेता था आराम से सिनेमा। इस साल मुझे याद नहीं है, मैंने 12-15 फिल्में देखी हूँ। तो जब मैं नहीं जा रहा, तो जो एक आदमी अफोर्ड भी कर सकता है, इसका मसला भी नहीं है, तो वो आदमी जो बेचारा अफोर्ड पहले भी नहीं कर रहा था, अब भी नहीं कर रहा है, वो क्यों जाएगा सिनेमा? और जब उसे एक्वामैन या उसे जब ये सारी फिल्में जो भी आ रही हैं आराम से मिल जाएंगी कहीं ना कहीं, तो वो क्यों जाएगा? तो हमें बहुत ज़रूरी है इससे एक दिन में आप 1000 रुपए का टिकट लगाओगे तो आप एक महीने की सब्सक्रिप्शन किसी और जो उसकी प्लेटफॉर्म के लिए 200, 300, 400 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। आप पूरा जो है महीना भर कंटेंट बैठ के देखते समझ भी नहीं आ रहा ना कि इनका मुकाबला किससे है। इनका मुकाबला इन 1000 रुपए में तकरीबन 10,000 मिनट से है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ फॉर कमिंग इन द शो। यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें बात होगी कुछ टिप्स एंड जो है वो स्पेशल जो है वो चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। हमारे हर्बलिस्ट हमारे साथ होंगे। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात होगी स्किन इश्यूज़ के हवाले से, और हम देख रहे होते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज हो चुका है, अब तो खासी सर्दी के दिन भी हो रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, तो इतने सारे टाइम के अंदर जो है ना आप देखते हैं कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ जाती है, जिस्म के अंदर हाथ पाँव खुश्क होने लगते हैं, फटने लगते हैं, एड़ियाँ फट रही होती हैं। तो जो स्किन केयर है उस हवाले से आज बात होगी कि आप तो ये इस मौसम में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, हाथ पांव साफ कैसे रख सकते हैं। स्किन पे हम देख रहे होते हैं चेहरे पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, पानी ना पीने की वजह से भी, हवाओं की वजह से भी, ठंडे मौसम की वजह से भी। तो इन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है कि ड्राइनेस की वजह से डार्क सर्कल्स वगैरह जो हैं वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, फेस आपका बहुत ज़्यादा डल एंड ड्राई लगने लगता है इस मौसम में। तो कैसे खूबसूरत नज़र आना है, चेहरे पे अपने निखार कैसे लेकर आना है, इन तमाम चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर बिल्किस मेरे साथ हैं। वेलकम टू द शो बिल्किस साहबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ हमारे साथ हुमैरा नाज भी हैं, आप दोनों हर्बलिस्ट हैं। हुमैरा आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले जनाब ये जो मौसम है ना, इसमें इतनी खुश्की हो जाती है हाथों पे, पाँवों पे, फेस पे, कि आप जितना भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाता है। और ड्राइनेस की वजह से वो एक डलनेस और आपके चेहरे पे सारा ना वो रंग भी आपका ख़राब लगने में, तो जितना भी मॉइस्चराइज़र लगा लें गायब है। हाँ। बच्चों के ख़ास तौर पे, बेटे के मुंह में थोप के थक जाती हूँ, बेटा तुम्हारे चीक्स फट रहे हैं, इनको लगाना है, वैज़लीन भी लगाओ सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं होता, थोड़ी देर बाद फिर वही। अच्छा, एक तो इस मौसम में हम पानी पीना छोड़ देते हैं, ठीक है, यूरिनेशन की वजह से रात को भी पानी नहीं पीते, दिन में भी पानी नहीं पीते, पानी का इंटेक बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे ग़िज़ाएँ बिल्कुल चेंज हो जाती है 360 डिग्री। उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे यखनी, सूप, कॉफ़ी, चाय, कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो भी आपके स्किन को मुतासिर करता है। लेकिन इस मौसम से पहले ही अल्लाह गफूर रहीम ने इस मौसम के लिए चीज़ें उतारी हुई। जैसे ये मौसम आता है उससे पहले आपको ऑरेंज कलर की चीज़ें आपको ज़्यादा नज़र आनी शुरू होती हैं, तो उनका इस्तेमाल करना। गाजर, अब जैसे आपने कहा ना कि बच्चों को भी कि क्या ऐसा लगाएं जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र हो, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो, तो शलजम है। अच्छा, बिल्कुल, फटी एड़ियों के लिए बेहतरीन है, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छा है, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए अच्छा है, और आपकी स्किन को सॉफ्ट जैसे बेबी की तरह, जैसे होता है ना बेबी स्किन करने के लिए बेहतरीन है। और सिंगल रेमेडी है, कुछ भी नहीं करना है। किस तरह लगाएं शलजम को? शलजम को आपने बॉईल करना है, स्किन उतारनी है, उसकी पील करनी है और मैश कर देना है। सही, आपकी क्रीम तैयार हो गई बस। यस, घर में शलजम उगे हैं, कल ही मैंने तस्वीर अपलोड की है बिल्कुल साहब, अगर आपने देखी हो स्टेटस पे, तो घर में पीछे कुछ सब्जियां लगाई हैं तो उसमें शलजम आए, तो कल से रख के इसको देख रही थी शलजम होगा क्या करूँ, आज ही जाके जरा उनको ब्लेंड करती हूँ। शलजम गोश्त भी अच्छा बनता है, लेकिन शलजम स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आप उसको लगाएं एज अ मॉइस्चराइजर, और रात को लगाकर सो जाए। फटी एड़ियों के लिए भर के इसको लगा के आप बैंडेज बांध दें,
सिर्फ 3 दिन मेरे कहने पे कीजिए, चौथे दिन से आप छोड़ेंगे नहीं। बच्चों को भी आपको लगा सकते इतना हैं, फर्क फेस पड़ेगा। वगैरह भी लगा सकते हैं हाँ सब। हाँ, कोई कुछ हाथों भी नहीं है पाँव। उसमें, ऐसी कोई चीज नहीं कि आप नहीं लगा सकते। और वो लगा के अगर सो जाए तो चिपचिपापन ये कुछ सब भी तो नहीं नहीं, होगा? आप उसको अच्छी तरह जज्ब कर लेना। सही। मैंने आपको कहा कि आपने एड़ियों पे भर भर के लगाना है, और वैसे जैसे हम वैसलीन लगाते हैं, अभी कोई कोल्ड क्रीम लगाते, जस्ट लाइक दैट। सही। या आप पे कि आपने उसको ब्लेंड कितना अच्छा किया है, आप लगा लें। तो हुमैरा आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि मल्टीपल जाहिर सी बात है, जैसे शलजम का बताया, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? ऑयल्स, एक मुझे ये भी ऐड कर लीजिएगा कि कौन से ऐसे तेल हैं, क्योंकि मैं भी खुद भी ये गलती कर रही थी। बिल्कि साहब आप भी इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा बाद में कि मुझे तो लगता था कि सारे ऑयल्स ही मॉइस्चराइजर का काम करते होंगे, जैसे बेबी ऑयल हो गया या कोकोनट ऑयल या क्या, तो कहते हैं वो ड्राइनेस की तरफ आपको लेके जाते हैं। सरसों का या ऑलिव ऑयल जो है वो आप ज़्यादा यूज़ करें तो बेहतर है, ऐसा है? कोकोनट ऑयल जो होता है वो ड्राइनेस की तरफ कभी कभी लेके जा सकता है, लेकिन क्योंकि जमता भी है ना, आपने देखा होगा कि सर्दियों में, तो कोशिश ये करें कि आप आलमंड ऑयल यूज़ करें। आलमंड ऑयल बेहतरीन होता है सर्दियों में यूज़ करने के लिए। इवन आपने बादाम को खाना भी है, जो नट्स वगैरह हम खाने के लिए इसीलिए कहते हैं सर्दियों में, क्योंकि उनके अपने ऑयल होते हैं, वो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और ये जो ड्राइनेस, रिंकल्स आती है, उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब सर्दी आती है तो आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी चेहरे पर ना डालें, और बहुत ज़्यादा खौलते हुए गर्म पानी से सर को ना धोएं। कुनकुना गर्म जो पानी होता है उससे आप सर और चेहरे को वॉश कीजिए, क्योंकि उसी की वजह से आपकी मज़ीद ड्राइनेस आती जाती है। तो कोशिश करें, मैं तो सिंपल ये देखें, मैं भी आपको बताऊंगी, ये सिंपल मैंने बनाया हुआ है, ये है आपका अलसी का पानी या जेल कह लें। अच्छा। सिर्फ अलसी का ये बना के रख लें, ये हफ्ता 10 दिन आपके फ्रिज में चल जाता है। आपने 1 कप पानी लिया था मैंने इसमें, और इसके अंदर 2 भर के खाने के चम्मच अलसी के लिए थे, ये उसका जेल रेडी कर लिया। ये सिंपल सीरम आपका रेडी है, आपको कोई चिपचिपाहट कुछ महसूस नहीं होगी। रात को लगा के पूरी बॉडी पे, फेस पे लगा के सो जाइए, सुबह उठेंगे तो आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट बेबी की तरह हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, और तो इतने महंगे महंगे सीरम्स ले रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। ऑयल्स जो हैं वो कौन कौन से आप इस मौसम में यूज़ कर सकते हैं? जैसे ख़ास तौर पे मेकअप उतारना हो, या रात में मॉइस्चराइज करके सोना चाहें, नहाने के बाद लोग अमूमन बॉडी पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कोई भी ऑयल लगा सकते हैं पर्टिकुलरली? जैसे मैं आलमंड ऑयल बताया, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ऑयल कोई भी लगाएं लेकिन विथ वाटर, यानी पानी के साथ लगाएं। अगर आप पानी के साथ कोई भी तेल लगाएंगे, उसके एब्जॉर्प्शन आपकी स्किन में हो जाएगी। सही। अगर कोकोनट ऑयल है उसके साथ आप कलौंजी का ऑयल मिला लें, हम वज़न एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है ना, फिर वो जमता भी उस तरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, वो खोपरे को ड्राई करके नहीं निकालते। जब खोपरा जैसे दरख्त से तोड़ते हैं ना, उसी वक्त उसका मिल्क भी अलग करते हैं, उसका ऑयल भी अलग करते हैं, वो बहुत ज़रा लाइटर होता है। उसको अगर उसके साथ मिला लिया जाए कलौंजी के तेल के साथ, तो आपकी स्किन के लिए हो जाता है मैजिक ऑयल। तो आपकी स्किन की चीज़ को, स्किन के प्रॉब्लम्स को हल करने में आपकी मदद करता है। ऑयल आप कोई भी लगाएं, जैसे हमारा ने आलमंड ऑयल की बात की, बेहतरीन ऑयल है। सही। लेकिन अगर आप ड्राई स्किन पे लगाएंगे, वो फिर भी उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा पानी डाल के लगाएंगे तो एब्जॉर्प्शन और अच्छी हो जाएगी। यानी हाथ मुंह धो लें तो उसी वक्त आप फौरी तौर पे लगा लें। उम्मन हम खुश कर रहे होते हैं ना मॉइस्चराइजर लगाने से पहले। देखिए, जैसे हमारा का कहने का मतलब ये था कि भाई डंप चेहरे पे आप ऑयलिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऑयल देखिए, आप अपने बेहतरीन जज हैं। हर चीज़ हर इंसान के लिए तो नहीं होती। इसी तरह ऑयल्स हैं, कुछ को जो है ना कोकोनट ऑयल इतना सूट करता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं लगाते। कुछ को कोकोनट ऑयल सूट ही नहीं करता। ऐसा ही है। आप अपने बेहतरीन जज है कि आप कोई भी ऑयल लगाएं तो देखें क्या उससे आपको दाने बन रहे हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो हो सकता है वो आपकी स्किन से मैच नहीं कर रहा। अच्छा, एक जोजोबा ऑयल भी आता है, वो किस लिए इस्तेमाल होता है और उसके क्या फ़वाइद हैं? जोजोबा ऑयल आपकी स्किन के रिंकल्स को ख़त्म करता है बेसिकली। और वो भी ऑयल ये नहीं कि सिंपल आप सिर्फ जोजोबा ऑयल मिक्स करें, उसके अंदर भी आपको विटामिन ई ऑयल मिक्स करना पड़ता है। सिंपल कोई भी ऑयल, अगर हम जैसे घर में सीरम बना रहे हैं, ऑयल बना रहे हैं, तो उसमें 2-3 ऑयल को मिक्स करके फिर बना के लगाना चाहिए आपको, क्योंकि विटामिन ई जो होता है वो हर एक ऑयल में
मिक्स होके उसकी कंजप्शन भी ज़्यादा हो जाती है और उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। तो विटामिन ई के क्या कैप्सूल्स वगैरह ऐड कर लें? कैप्सूल करें, आपके पास खुला भी मिलता है वैसे भी, लेकिन कैप्सूल ज़ाहिर है हर एक को जो है वो खुला तो वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि वो खुला नहीं परचेज कर सकते। कैप्सूल आप जो है वो इजीली परचेज कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई ऑयल बनाएं तो उसमें 1 से 2 कैप्सूल जो है वो उसमें मिला लें। जैसे जोजोबा ऑयल है, कोकोनट ऑयल जैसे बिल्किस ने कहा मिक्स करके, और कोकोनट के साथ उसमें विटामिन ई ऑयल ऐड करें और थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ये बहुत अच्छा सीरम बन जाएगा आपकी स्किन के लिए। आजकल तो देखिए घर में आपको इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आपको पता है कि नेचुरल चीज़ों से आप अपना ट्रीटमेंट खुद घर में कर सकते हैं, कहीं बाहर महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं ये चीजें, अगर आप थोड़ा ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है ना, बिल्कुल आप ये देखें इन चीज़ों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जोजोबा ऑयल जो है वो हम जैसे उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा स्किन के लिए भी अच्छा है, वो करता है, हाइड्रेट भी करता है स्किन। हाइड्रेटिंग है, लाइटर होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है, जैसे थिकन नहीं होता है ना, थिक नहीं होता है। जैसे सरसों का तेल थोड़ा थिक होता है तो वो उसके अब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम लगता है, तो जोजोबा ऑयल में इतना टाइम नहीं लगता है। आप उसको फ़ौरन लगा सकते हैं, बहुत अच्छा, जैसे आप उसको बेस बना सकते हैं, किसी भी सीरम वगैरह के बेस बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में जोजोबा भी लग रहा है, उनाब का ऑयल है ये, लेकिन सी बकथॉर्न ऑयल, सी बकथॉर्न ऑयल जिसको स्किन सर्जन ऑयल कहते हैं, जो रिच इन विटामिन सी होता है, वो हमारे चित्राल, हुंजा, गिलगित, जो नॉर्दर्न एरिया की पट्टी है हिमालयन की, उस पर ये फल लगा हुआ होता है। इसका तेल जले हुए स्किन के लिए अच्छा है, आपके सेल्स मेम्ब्रेन को डेवलप करने में आपकी मदद करता है। और ये आपके जैसे क्रेज़ है ना, मैं बिल्कुल भी इसके ख़िलाफ़ हूँ कि रंग गोरा, मैं कहती हूँ रंग सही होना चाहिए, मतलब डार्क इवन टोन होना चाहिए, ट्रिपल टोन नहीं होना चाहिए। जो कशिश गंदुमी रंग में वो तो किसी में भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन थोड़ी ब्राइटर लुक दे और दाग धब्बे ख़त्म हो, तो सी बकथॉर्न ऑयल से अच्छी चीज़ कोई नहीं, उसको पिएं भी, उसको लगाएं भी। इजीली अवेलेबल है, महंगा है अब अवेलेबल है, कोल्ड प्रेस अवेलेबल है, आप जाके नेचुरलाइज पे भी या किसी भी अच्छे जगह से आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जो आपके साथ चिटिंग होती है ना, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, इसमें खुशबू नहीं होती, इसमें ऐसा लगता है जैसे फॉलिक एसिड की खुशबू आ रही होती है, जैसे फॉलिक एसिड की। दूसरा, इसका कलर ऑरेंज होता है। सही। अब कुछ लोग हैं जो झूठ भी आपको दे देते हैं, व्हाइट कलर का सी बकथॉर्न ऑयल हो ही नहीं सकता, तो आप ये देख लें। अब यही चीज़ें तो है ना जिन पे के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए हम इस तरह की चीज़ें रखते हैं, ताकि जो लोगों को लोग धोखा भी दे रहे हैं ब्रांड्स के नाम पर, इतने इतने पैसे भी लोगों के ले लेते हैं और वो असली चीज़ भी लोगों को नहीं मिल रही होती। तो असली चीज़ों की पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल जान सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। स्किन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप इन कॉम्बिनेशन, जैसे आपने बताया कि विटामिन ई ऑयल्स के साथ ऐड कर लें। और मेरा आपके पास कोई जो है वो टिप है आज के लिए स्किन ब्राइटनिंग और टाइटनिंग के लिए, और जो है ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए? मैं एक फेस वॉश बता रही हूँ जो घर में आप बना सकते हैं। इसको बना के रखिए। 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन लिया है और तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें कॉफ़ी ले रही हूँ। ठीक है, ये आप कॉफ़ी ले लीजिए। कॉफ़ी के बाद मैं इसमें ले रही हूँ हल्दी, जो कि मैंने भी बताया ऑफ एयर आपको कि मैं इतनी मेहनत से ये हल्दी मैंने घर में बनाई हुई है, कच्ची हल्दी को सुखा के। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मिक्स कर दी है। ठीक है, सही है। अच्छा, ये सब आप मिक्स करके ना एक बॉटल, ऐसी कोई बॉटल ले लें, उसके अंदर रख के फेस जहाँ वॉश करते हैं आप वॉश बेसन पे, उसको रख लीजिए। देन जब भी फेस वॉश करेंगे तो इसके अंदर आपने दूध मिक्स करना है, और चाहे तो ये मैंने पाउडर मिल्क भी रखा हुआ है इसके अंदर, ये तकरीबन आपने 1 टेबलस्पून ऐड कर लेना है। अब ये हो गया पूरा फेस वॉश रेडी आपके पास। अब जो मैंने आपको ये जेल बताया था ना, ये इसके अंदर मिक्स करके, जब भी आप लें, थोड़ा सा पाउडर लिया, थोड़ा सा जेल लिया, मिक्स किया और अच्छी तरह आपने फेस को वॉश कर दिया। एक्सफोलिएट हो जाएगी आपकी स्किन, बहुत ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी, क्योंकि ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। सही। मैं कोई फेशियल ट्रीटमेंट्स जाके नहीं लेती हूँ, मेरे पास पहले तो टाइम नहीं होता। ये आप घर में बैठ के ये आप फेस वॉश बनाइए, आप देखिए कि आपकी स्किन बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी। सिंपली एक चीज़ और मैं बता दूं, जिन लोगों को एक्नी होती है इस सीज़न में, ये मैंने ऑयल बना के रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो आपका आलमंड ऑयल मिलाया हुआ है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें टी ट्री ऑयल मिलाया हुआ है। सही।
ये दोनों मिक्स करके रखे हुए हैं। जब भी आप देखें कोई स्कार्स है एक्नी का या डार्क सर्कल्स हैं, या आप उस पर लगा के हल्का हल्का मसाज करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और टिश्यू से वाइप आउट करके आप रात को सो जाइए, सुबह वॉश कीजिए इसको। आपने रात को ही नहीं मुंह धो लेना है, बस इस तरह कीजिए, थोड़ी देर मसाज कीजिए, आपके निशानात भी गायब हो जाएंगे और एक्नी भी खत्म होना शुरू। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो पहले भी ना बेसन में लेमन और हल्दी मिला के भी कहते हैं कि उससे भी मुंह धोएं तो बहुत ज़्यादा जल्दी साफ हो जाता है। बिल्कुल, ये चीज ऐसी है ना, देखिए ये बना के रख दी अब हमने, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए। अब लेमन कभी कभी स्किन को सूट नहीं करता, इसलिए मैं लेमन का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। कि कभी कभी आपने देखा होगा इतनी ड्राई स्किन हो जाती है, अगर हमने उस पर लेमन लगाया ना तो वो इरिटेट शुरू हो जाती है स्किन पे, फिर रैशेज आना शुरू हो जाते हैं। लोग लेमन मल भी रहे होते हैं कि वो गोरे हो जाएंगे शायद उससे फौरन। गोरा होना खपते हैं यहाँ पर सबको, कि वो निशान खत्म हो जाएंगे। नहीं, अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है ना, अगर ड्राई नहीं है तो फिर आप लेमन पे चीनी बहुत सारा डालें, फिर चीनी के साथ जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है उसमें ना, तो उन दोनों को पहले आप अपनी स्किन को अच्छी तरह साफ करें, उसको हाइड्रेट करें। आप हाइड्रेट और है ना उसका बैलेंस करें पीएच। जैसे एलोवेरा जेल लगाएं थोड़े से बादाम के तेल के साथ, लगा लिया तो हाइड्रेशन हो गई। उसके बाद आप जो है ना नकल्स पे जहाँ जहाँ आपको डार्कनेस लग रहा है ना, तो लेमन का आधा जूस निकाला हुआ है, उसमें खूब सारा चीनी भरा हुआ है, फिर उसको स्क्विज करते करते आप उसको साफ करें। करने के बाद ठंडे पानी से धो लें। सही। अगेन जो ऑयल आपको सूट करता है वो लगा लें, तो उससे क्या होगा, आपको लेमन की खूबियाँ भी मिल जाएंगी, आपकी मॉइस्चराइज भी हो जाएगी। और एलोवेरा जेल जो है वो क्या करेगा, अल्लाह ना करे आपको कोई नुकसान हो रहा तो उससे बचा लेगा। और एक्सपेंसिव आप मैनिक्योर पेडिक्योर कराने जा रहे होते हैं, आप कंटिन्यू करें तो हाथ पांव कितने साफ हो जाएंगे आपके। एक कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैम अभी बात कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि हम बॉयज डेली बेसिस पर ट्रैवल कर रहे होते हैं बाइक पर, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और तो इससे मतलब किस तरह से बचा जा सकता है इससे, क्योंकि फेस पर दाने बहुत ज़्यादा निकल आते हैं हर 2 से 3 दिन के बाद, तो कोई देसी टोटका हो। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। वाकई ये तो हम मर्दों को तो बेचारों को भूल ही जाते हैं ना अपनी अपनी बातें कि ये जा रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। मर्द बेचारे बैठ के शो देख रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किन को लेके याद दिलाना पड़ा, हम भी है इस माशरे का हिस्सा। लेकिन वाकई ये बात है कि वो बाइक्स पे जो बेचारे लोग जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, उनके हाथ बहुत ज्यादा टैन हो जाए। आप लड़कों को देखें अमूमन गर्मियों में टी शर्ट उतारेंगे तो यहाँ से अलग होगा, हाथ यहाँ से अलग होगा। सर्दियों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। पिंपल्स का उन्होंने सवाल किया अली ने, तो क्या रेमेडी आपके पास कुछ है? मैं बता रही हूँ, आप लेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी, ठीक है, इंस्टेंट कॉफ़ी ले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक मैंने इसके अंदर टी बैग ऐड किया है ग्रीन टी का, ठीक है, ये दोनों मिक्स करना है और इसमें मैंने ऐड करना है एलोवेरा जेल। ये जेल आप देखें प्योर है, घर में आप जो भी आपका लीफ है उसको निकाल लीजिए। ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है, एंड देन पिंच आपने वही हल्दी। ये मास्क आपका रेडी हो जाएगा, थोड़ी देर आप इसको छोड़ दीजिए, आपका ये पानी बन जाएगा एलोवेरा और कॉफ़ी इसमें मेल्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जब मेल्ट हो जाएं, आपने लगा के मास्क को 1 मिनट के लिए मसाज करना है, चाहे आपका फेस हो, नेक हो, हाथ हो। लगाने के बाद आप वाइप आउट कर दीजिए 15 मिनट के बाद, ठीक है। जब ड्राई हो जाए 15 मिनट में ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे आपका कलर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, पिगमेंटेड एरिया जो है वो भी ठीक हो जाएगा। खास तौर पे जिन लोगों को यहाँ पे पिगमेंट के निशान होते हैं वो भी ठीक, क्योंकि बाइक पे अक्सर जो है वो हेलमेट पहनते हैं तो ये वाला एरिया इन लोगों का ब्लैक हो रहा होता है। उसके लिए बेहतरीन मास्क है, डेली ये लगाएं आप। घर में आने के बाद क्लिनजिंग करने के बाद आप ये मास्क लगाइए। सही, धूप और इससे डर्ट से जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, आफ्टर सन हो जाता है ना, ये सनबर्न होता है बेसिकली। ग्रीन टी उबालकर छानकर उसका भी स्प्रे करें। उससे भी, जैसे हुमैरा ने तो उसमें मिला लिया है, लेकिन आप ग्रीन टी का आधी ग्रीन टी पिए, आधी हाथ में डाल के लगा। और इन्होंने इतना अच्छा ये जो फेस वॉश बनाया है ना, इसमें आप क्या करें, लाल मसूर की दाल जो है ना, अच्छा हाँ, वो भी बहुत अच्छी है, उसको अलग से मतलब कि आप ब्लेंड कर लें, ठीक है। ब्लेंड कर लिया, 2 चम्मच दही डाल दिया उसमें। दही डाल के ही ब्लेंड कर लें? नहीं, अलग से पाउडर पहले बना लें। सही है। उसमें से आप जो है ना 1 चम्मच वो निकालें, 2 चम्मच दही, उसको मिक्स करके रख दे आधे घंटे के लिए। वो जो दाल जो आपने ब्लेंड की वो फूल जाएगा दही के साथ। फिर उसमें आप क्या करें, एलोवेरा जेल 1 चम्मच और यही वाला जो उन्होंने फेस वॉश बनाया, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें से 1 चम्मच
ये आपका बेहतरीन, जैसे आफ्टर सन आपको कोई भी दाग धब्बे हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा मास्क और मेरे ख्याल से सूदिंग भी होगा, दही वही है ना, तो आपको स्किन को हाँ, रिलैक्सिंग सा बस लगेगा। फिर आप है ना बिल्कुल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप इसको ये लगाएं। बिल्किस की जो रेमेडी है ना, ये हम उस वक्त यूज करते हैं ज़्यादातर जब सी साइड से होकर आते हैं, जब सनबर्न पूरा हो चुका जी। होता है। बहुत अच्छी रेमेडी तो पर या आप ये कर लीजिए, तो इससे इतना फ़र्क पड़ेगा, आपकी स्किन जो है ना एक टोन ब्राइटर भी हो जाएगी, बेटर भी हो जाएगी। बट लेकिन एक बात मैं बताऊं, आप लोग अपनी स्किन के साथ क्या करते हैं, जब भी कोई रेमेडी इस्तेमाल करते हैं ना, आप घिसना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से एक ही दिन में चमक जाएगी। अपनी स्किन को, वो आप ही की है, हमेशा आप ही की रहेगी, उसको एज अ प्रिंस और प्रिंसेस वो करें, ट्रीट करें। क्योंकि ना उस पर बहुत ज़्यादा रगड़ना, बहुत ज़्यादा जोर लगाना, इससे भी आपकी स्किन डैमेज होती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि लोग अपने चेहरे के ऊपर तो इतना लीपापोती कर लेते हैं, मेकअप भी हो जाता है और चेहरे पे मास्क भी लग रहे हैं और जी फलाना ट्रीटमेंट भी हो रहा है, महंगी महंगी क्रीमें भी लग रही हैं, हाथ पाँव को भूल जाते हैं। मुंह अलग, हाथ अलग और पाँव अलग। सही होता कान ये भी समझ- अलग होता है। कान वो तो मेकअप आधी गर्दन अलग, आधी तो भाई उतना मेकअप लगाया करें। ये भी एक मेरी तरफ से सब लोगों को टिप है कि उतना मेकअप लगाएं जो नजर जितना आ आपको जो ना वो ब्लेंडेबल हो आपकी स्किन के साथ। जैसे भी हुमैरा का भी मेकअप हुआ है, फुल ब्लेंडेड है आपका। मेरा पता नहीं आप लोग कैसे जज करते होंगे, blended ही है, अच्छा लेकिन ये है कि हाँ ज्यादातर जो है वो स्क्रीन पे तो हम इतना भी कर रहे होते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल जो ना ब्लेंडेड मेकअप हो तो वो ज्यादा बेहतर लगता है। कमिंग टू द पॉइंट कि आप हाथ और पाँव की जो स्किन है उसका जो केयर है, सेल्फ केयर, वो कैसे करना है, क्योंकि जब तक ये हाथ पाँव साफ सुथरे ना हो, नीट ना हो, मॉइस्चराइज ना हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लग रही होती। बिल्कुल, इसके लिए मैं ये करती हूँ कि मेरे पास अगर कोई फ्रेश क्रीम मिल रही है, जैसे दूध की बालाई में उतार के रख लेती हूँ, नहीं तो आप बाजार से फ्रेश क्रीम लेकर आ जाइए। उसके अंदर जो हम नींबू के छिलके होते हैं ना, वो कभी भी ज़ाया ना करें। नींबू के छिलकों को ब्लेंड करके अच्छी तरह पानी से, थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लें और उसको छान के उस सुखा के बाद नहीं 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 नहीं, एज इट इज ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही आपने उसका जो पानी है ना वो आपने उस क्रीम में मिक्स किया थोड़ा सा, और उस क्रीम से आप हाथ पैर अच्छी तरह जितना आप मसाज कर सकते हैं हाथों पे, मैं चेहरे की बात नहीं करती, हाथों पे जहाँ जहाँ आपके स्कार्स हैं वो अच्छी तरह मसाज करें, और उसी तरह जैसे कि वाइप आउट करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब हो जाएगी पूरी क्रीम आपकी बॉडी के अंदर, और आपके ये जो प्रॉब्लम है हाथ पैरों के साफ होने की वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब आप वॉश करें तो आपके पास जो वाइट टूथपेस्ट होता है वो ब्रश पे लेके आप, क्योंकि देखिए हम कभी भी नकल्स को साफ नहीं करते हैं, तो वो उस ब्रश से आपने साफ करना है, और एक मिट्टी का झावा लेकर आइए, उस झावे से आप साफ कीजिए, बेहतरीन आपका पेडिक्योर मैनिक्योर खुद ही घर में हो जाएगा। और मेरे ख्याल से कंटिन्यू आप करते हैं ना तो फिर जरूरत भी नहीं पड़ती, जरूरत ही आप नहीं नहाते पड़ेगी। धोते में सफाई कर लें तो वो आप जो है ना वो हो जाती हैं छोटी छोटी, जैसे आप झावे का बता रही हैं, बिल्कुल। या एक दो रेमेडीज आप अप्लाई करते रहें। मैं यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो अब टाइम अब चूंकि कम रह गया, बिल्कुल साहब आप भी बता दें कि हाथ पाँव की सफाई सुथराई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी पर्सनालिटी जो है वो डिस्टर्ब लगती है अगर हाथ पाँव साफ सुथरा और एक जैसे ना हो। बिल्कुल, आपने क्या करना है, मेरी बहनें हैं, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, तो उन्होंने क्या कहा, बर्तन धो लें, कपड़े धो लें, लेकिन इनकी हिफाजत भी करें। एक तो फोलेट यानी कि B12, B6 ये सारी दवाइयाँ खाएं, नहीं तो ये नकल्स जो है ना फट यहाँ साइड्स पे ना निकल आती है सारी स्किन। ठीक है, अपना फॉलिक एसिड का ख्याल रखें, जिन जिन चीज़ों में होता है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ में मैं क्या करती हूँ, सीबकथॉर्न ऑयल और आलमंड ऑयल दोनों को मिक्स करके मैंने रखा हुआ है बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि बिस्तर पर जाने से पहले जो आप तैयारी करते हैं सोने की, तो उससे पहले मैं अपने हाथों को धोने के बाद जैसे पानी लगा हुआ हो, फिर उसके चंद कतरे मिलाकर अच्छी तरह हाथ पे लगाती हूँ, इसी तरह पाँव पे लगाकर सो जाती हूँ। नींद भी अच्छी आती है। आपके हाथ पाँव साफ होने चाहिए सोने से सही पहले। बात है। और देखिए सुबह उठ के भी जितनी सबसे उलझन है पहले ना, हाथ गंदे धोना। पाँव लेके कोई अगर बिस्तर पे चढ़ जाए, मेरा बेटा माशाल्लाह हुसैन सुधरता नहीं। मेरा भी बेटा यही करता है, लेकिन उसको मेरे बहुत डांट पड़ती है कि प्लीज बिस्तर पे ऐसे पाँव लेके मैं ना तो हाथ कहती हूँ कि बिस्तर पे जाने से पहले कीड़े इवन हो पाँव नहीं, हाथ जाएंगे, फ्ला हो पैर जाएगा, चेहरा लेकिन सब धो के सोना चाहिए। लिटरली हाँ। मुझे होता है कि बिस्तर पे बिल्कुल भी किरकिराहट ना हो, और वही वाली बात कि हम ये कहते हैं ना कि सुन्नत भी है कि आप बिस्तर झाड़ें और उसके बाद अपने हाथ पाँव मुंह धो, वजू करने का है ना, वजू तो करने बेसिकली का आप साफ basically
सुथरे होकर बिस्तर पे जाएं। तो आप यकीनन जो टिप्स आपको दिए दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त, मैं भी इसमें से आज कुछ फॉलो करने वाली हूँ कि जाना जाके, क्योंकि वेदर ऐसा है कि अगर आप इसमें अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी, फटती जाएगी, और आप चाहेंगे कि एकदम से 2-4 क्रीमें लगा के और अपने हाथ पाँव मुँह को एकदम से गोरा या साफ आप उसको कर लें तो वो नहीं हो पाएगा। एक प्रॉपर रूटीन की ज़रूरत होती है। आप भले 1-2 चीज़ें करें, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप सारा दिन उसी में लगा दें, लेकिन कुछ भी आपको जो सूट करता है, जैसे अभी इन लोगों ने कहा था थोड़ी देर पहले कि आप चेक करें कि आपको कौन से ऑयल्स, कौन से टिप्स, कौन सी चीज़ें सूट करती हैं, देन फिर आप उनको अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो डॉक्टर बिल्किस एंड डॉक्टर हुमैरा। और यहाँ पर आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, हमें और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह के मान।